शानदार रिकवरी और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने आज एक बहुत शानदार चीज़ की हर्षदा। एग्जैक्टली वो जो सपोर्ट 1 था वहीं से बाउंस बैक किया दोनों ने, और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस 1 के टॉप पर आकर इस समय अब रुक गए हैं। तो ये आज बिल्कुल एक ऑलमोस्ट प्रोग्राम ट्रेड की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी ने काम किया, और एक मैसेज मार्केट का अब क्लियर हो गया है, बाय ऑन डिप्स। ओनली स्ट्रैटेजी मार्केट में बाय ऑन डिप्स। मोमेंटम मत चेज करिए, लेकिन डिप्स को बाय ज़रूर करिए, इवेंचुअली पैसा बनेगा आपका, जैसा आज बना होगा अगर आपने डिप को बाय किया होगा तो। तो डिप में धीरे धीरे करके पोजीशंस क्लियरली बनी है। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरू। अनुज, कंसिडरिंग वो पुल बैक अच्छा रहा है एटलीस्ट सुबह की ओपनिंग की तुलना में, अब इस समय फिर क्लोजिंग की तैयारी में ट्रेड कैरी करना बेस्ट है? देखिए हर्षदा, आज सुबह एक अप्रोच ये थे कि 23 सुबह के ब्लो के बाद 23,398 के ऊपर आप लॉन्ग हो जाइए और सुबह के लो को स्टॉप लॉस लगा दीजिए 23,350। अब क्या स्ट्रैटेजी है? मेरे ख्याल से अब स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अब आप 23,550 से 23,600 इसमें चाहें तो डे ट्रेडर्स थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए 23,550 से 23,600 की, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस है 23,650 से 23,700 की। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने इसको निकाल दिया तो 23,800 23,900 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे निफ्टी पर। लेकिन आज का जो लो है 23,350, अब इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये अब आपका नया स्टॉप लॉस है और यही आपका नया बॉटम है। क्यों? क्योंकि जिसे मैं कहता हूँ हार्ड बॉटम, ख़राब न्यूज़ के साथ मार्केट अगर कोई बॉटम बनाता है तो वो यही होता है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी मुझे एक साइन दे रहा है कि ये एक और बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। 52,000 वाला जो ब्रेकआउट है उसकी तैयारी कर रहा है, और यहाँ पर बस एक रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 51,800 टू 52,000 की। वहाँ पर अगर आप चाहें तो सुबह वाली ट्रेड्स बुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर भी लॉन्ग रहें आप, और अब आपका स्टॉप लॉस वही हो जाएगा आज सुबह का लो 51,138। लेकिन आज के ट्रेड की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ना हर्षदा, वो ये लगी कि आज मार्केट ने लेवल्स को रिस्पेक्ट करा, आज मार्केट ने बाय जोन को रिस्पेक्ट करा, आज मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करा, और मार्केट ने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करा। ये बहुत क्रूशियल रहा। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या मोमेंटम बन रहा है? बिल्कुल अनुज, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक स्पेसिफिक। मैं 3 स्टॉक्स का यहाँ पे उल्लेख करूंगा अनुज, जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बाइंग, शॉर्ट कवरिंग और ऑप्शन स्टैट्स काफ़ी अगर आप देखें फेवर में है। पहला है वोल्टास। वोल्टास में अमूमन अगर आप देखें एक चीज़ जो है, हेवल्स के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद वोल्टास अमूमन वो डिफरेंशियल पूरा करने जाता है। अभी करीब 15-16 पैकेट ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट अब ये लास्ट वीक का 18 जून का स्विंग हाई काटने की आई थिंक पूरी कोशिश कर रहा है। वो परसिस्ट करता है करीब 38-35 के जोन में, अब करीब 15 पे आ चुका है। आप ओआई एडिशंस देखिए अनुज, करीब 7% ह्यूज बिल्डअप है वोल्टास में 15-14 पे। पहला आई थिंक वो स्टॉक जो कि कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो और कंसिडरिंग ओआई एडिशंस स्ट्रॉन्ग स्टैट्स के बीच में इंप्रेस करता हुआ वोल्टास। दूसरा है अपोलो, जिसको मैंने सुबह मार्क भी किया था और सचिन ने अपनी टिप्पणी की भी थी इस स्टॉक को लेकर। अपोलो हॉस्पिटल्स 2% ऊपर, सुबह के आई थिंक जो सचिन का बाय जोन था उससे काफ़ी ऊपर है, करीब 6228 पे 18 पे हमारी बात हुई थी, अब डे हाई पे 6300 पे। ऑलमोस्ट ये 22 फरवरी के बाद से अब तक की पूरी स्टॉपिंग नॉर्मल चैनल को काटता हुआ स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है शॉर्ट कवरिंग। असल में इसमें शॉर्ट काफ़ी थे, बाकी हॉस्पिटल स्टॉक्स भाग रहे थे, ये बैकफुट पे था, लेकिन आज वो डिफरेंशियल पूरा होता हुआ 21,500 शेयर ओपन टेस्ट में कम हुआ है, 1% ओआई शेयर डे हाई पर। और तीसरा स्टॉक है वो है पेट्रोनेट, मैं स्क्रीन पे रखूंगा 323.65 पे। टिपिकल अगर आप देखें एक राउंडिंग बॉटम स्क्रीन पे विजिबल है, जिसका ब्रेकआउट अप्रॉक्सीमेटली होगा 325 के जोन में। बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे 1% ओआई घटा है और करीब 13 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में शेड हुए, काउंटेड डे हाई की ऑलमोस्ट क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ। मेरे ख्याल से ऑप्शन स्टैट्स वाइज, फ्यूचर्स के स्टैट्स वाइज ये 3 स्टॉक्स जो कि मेरे को इस वक्त सबसे ज़्यादा इंप्रेस कर रहे हैं। पेट्रोनेट आखिरी। अनुज, इनफैक्ट अब कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर सवाल लेना शुरू करेंगे हमारे जानकारों से कि आपने इस समय क्या ट्रेड लेना है, पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए क्लोजिंग के लिए। दिखाइएगा आप पावर ग्रेड, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स, एमएनएम जैसे ट्रेड्स देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर आज एक पुल बैक ट्रेड बनता दिखाई दिया है। एस्ट्रल कमेंट्स में एक बहुत तगड़ा मूव, इनफैक्ट आज जुबलेंट फूड वर्क्स में भी तेजी, और पिछले हफ्ते जो इन्फो एज हमने स्पॉट किया था वहां पर खरीदारी का सिलसिला कायम है, 3% आज ऊपर है ये काउंटर।
सिप्ला के लिए एक सेटबैक ज़रूर था, जो इनकी एक इकाई की जांच हुई और वहां पर कुछ आपत्तियां पाई है यूएस एफडीए ने। इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट, कोल इंडिया, ये दूसरे लूजर्स हैं आज के ट्रेड के। और मिड कैप साइड पर आप देखिएगा सेल, कॉनकॉर, आरबीएल बैंक और पिरामिड एंटरप्राइजेस जैसे काउंटर्स में कुछ कुछ मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल वो स्टॉक्स है जहां पर आज बड़ा मूव तेजी और मंदी की तरफ बन रहा है। हमारा जानकारों का पैनल अब तैयार है। शरद अवस्थी से फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा रावत, अमित सेठ और नीलेश जैन शामिल हैं। 2:15 बजे यतिन आपको बताएंगे होल्डिंग कंपनियों में आज जोरदार तेजी की वजह। 220 पर कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ जिंदल स्टेनलेस के सीईओ तरुण खुलबे होंगे। फिर 2:35 पर आलोक प्रियदर्शी को जोड़ेंगे। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के नियमों में नरमी की संभावना है, ये वित्त मंत्रालय थोड़ा सा आग्रह कर रहा है आरबीआई को। 2:45 पर असीम बताएंगे कल से जो स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू होने वाली है उसकी बारीकियाँ। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़ेंगे। 3 बजे फिर यतिन को जोड़ेंगे डीलिंग रूम चेक के लिए। फिर बीटीएसटी, एसटीपीटी ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए हमारे गेस्ट तैयार हैं, उनके पास चलते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, क्या ट्रेड रहेगी इस समय की? आई थिंक लॉन्ग होना चाहिए। गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है ग्रासिम। बढ़िया लगता है, सेटअप सही है। 2508 पर 9 पे ट्रेड कर रहा है ग्रासिम। यहां से लगता है 2570 तक जा सकता है। 2550 फर्स्ट स्टॉप रहेगा, फिर 2570 स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 2475। ग्रासिम में एक अपॉर्चुनिटी। माइनस आफ्टरनून आपका ट्रेड। मानस, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद म्यूट पर हैं। माफ करिएगा। देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी करनी है, मैकडॉवल में खरीदारी करनी है। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है, बेस बना लिया है और अब स्टॉक ने एक इंटरडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिया है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1264 1264 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1310 के आपको टारगेट सेट करने हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में। 1300 वाला जुलाई मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 32 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1280-55 पे आपका बाय ट्रेड है। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी पहला पिक ग्रासिम था, बट नॉनदलेस मुझे लगता है अगर नॉट ग्रासिम देन आई विल गो विथ इंडियन होटल। इंडियन होटल अभी भी वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, 650 फ्यूचर्स में है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप 630 के स्टॉप लॉस से अभी भी इसमें लॉन्ग ले सकते हैं। ये 680 से लेके 700 के बीच में मूव करेगा। ओके, राजेश जी, आपका ट्रेड? जी देखिए, मैं शॉर्ट करूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे कंटेनर कॉर्प जो सुबह भी वीक था लेकिन उसके बाद थोड़ा पुल बैक मिला, तो ये जो पुल बैक है मुझे लगता है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। 1060 के नीचे 1056 चल रहा है, तो स्ट्रक्चर इस तरह से है। 1060 के नीचे हमें कॉनकॉर को बेचना है। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का होगा, यानी 1080 का। और जो चार्ट दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि करीबन 1000 तक का इसमें करेक्शन आएगा। लेकिन अगर हमें एक प्योर स्विंग ट्रेड लेना है तो 1020 के आसपास एक बार के लिए आप कवर कर सकते हो, लेकिन 1000 तक का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है। सो इट्स ए सेल इन कॉनकॉर। ओके, कॉनकॉर में एक सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर राजेश जी ने सुझाया है। नीलेश, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। खरीदारी पर ही फोकस है और स्टॉक रडार पर आया है नौकरी इन्फो एज। इस पर्टिकुलर काउंटर में डेरिवेटिव डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। 7% ऑलमोस्ट यहाँ पे ओआई इजाफा देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। साथ ही साथ टेक्निकल पैरामीटर पर एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है 6500 के ऊपर का। तो ये जो मोमेंटम है यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ सकता है। 6700 पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट 6800 का होगा। स्टॉप लॉस रखना होगा 6420 का। ओके, इन्फो एज यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए। यहाँ पर ग्रासिम, इन होटल्स, इन्फो एज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और एक सेल कॉल थी, वो है कंटेनर कॉर्प, जिस पे आई थिंक लास्ट वीक से ही जो विनिवेश प्रक्रिया है उसकी टल गई। वो नेगेटिव खबर, इस पर पूरा इम्पैक्ट डालते हुए अब शरद अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून। शरद, आपका इस वक्त का टॉपिक क्या है? गुड आफ्टरनून जी। एथर इंडस्ट्रीज रीसेंट लिस्टिंग है, लगभग 11,500 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप केमिकल कंपनी है।
और हमारा ये मानना है कि जो कैपेक्स कंपनी कर रही है करीब 750 करोड़ के आसपास, वो आने वाले साल 2 साल में लगातार स्टेजेस में कंपनी के नंबर्स में दिखाई देगा। पिछले कुछ समय में एक प्लांट में उनके जीआईडीसी में सूरत के पास वहाँ आग लगी थी, जिसकी वजह से पिछले क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी सबड्यूड हैं। बट जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है, जैसे 4-5 केमिकल्स हैं लार्जली जिसमें वो सोल मैन्युफैक्चरर हैं, और मेजर पोर्शन लगभग फार्मा बिज़नेस सेगमेंट से आता है उनकी कमाई का, फार्मा और एग्रीकेम। इसके अलावा ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो वो कर रहे हैं वो स्पेशलिटी केमिकल टाइप के हैं, जैसे नोवोलूप के संग जो उनका एक टाई अप है पॉलीओल्स का, प्लस आपका सऊदी अरामको और एचपी फुलर के संग एक टाई अप है। दोनों में सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे जिस टाइप के प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करेंगे उससे सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, कार्बन का जो फुटप्रिंट है वो भी कम होगा। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए इस टाइप के प्रोडक्ट्स में। 4-5 ऐसे प्रोडक्ट्स और हैं लाइनअप में जो अगले साल 1.5 साल में लगातार लॉन्च होंगे, और कैपेक्स का इम्पैक्ट और प्लस ये जो फैक्ट्री में आग लगी थी वो भी नॉर्मलाइज हो जाती है, तो वो आपसे भी पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए। इसके अलावा कंपनी ने ग्लोबल लिथियम आयन प्रोड्यूसर के संग भी टाई अप किया है, इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव स्पेस में अपनी एंट्री साइन की है। तो मुझे लगता है ये तीनों चारों चीजें मिला के ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगले साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी 25 से 30 रुपए के आसपास की अर्निंग FY26 में आसानी से रिपोर्ट कर देगी। तो 30 के आसपास की अर्निंग पे 40 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए जिस टाइप का प्रोडक्ट प्रोफाइल है कंपनी का। तो इनिशियली 1200 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से आया इंडस्ट्रीज। ओके, एक बार जरा टू व्हीलर स्टॉक्स देखते हैं सारे के सारे। हीरो, बजाज, सब में अच्छे खासे मोमेंटम है। टीवीएस मोटर यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम, ये देखिए हीरो मोटर को करीब 1.5% ऊपर। टीवीएस में खैर इतना अच्छा मूव नहीं है, लेकिन हीरो में ठीक ठाक मूव था। और बजाज ऑटो यहाँ पर भी अच्छा मूव है, करीब 1.5%। शरद जी गुड आफ्टरनून। टू व्हीलर स्टॉक कोई है स्टॉक जिसमें अभी थोड़ी कुछ जान बाकी हो? गुड आफ्टरनून जी। मेरे हिसाब से तो लगभग ज्यादातर प्ले आउट कर गया है, लेकिन आप अगर वैल्यूएशन कंफर्ट खोज रहे हैं तो ऑब्वियसली हीरो मोटो में ही आपको कंफर्ट मिलेगा, क्योंकि टीवीएस वगैरह की वैल्यूएशन तो ऑलवेज थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है। मेरे हिसाब से हीरो में आपको जो वीडा की लॉन्च है उसका जो इम्पैक्ट है वो भी अभी तक उतना ज्यादा दिखा नहीं है, और ज्यादातर जो नंबर्स हम मॉडल कर रहे हैं उसमें भी वो इंक्लूडेड नहीं है। तो जैसे जैसे वो नंबर्स दिखते हैं मुझे लगता है वहां पे वो सरप्राइज काफी बड़ा आ सकता है। और वैल्यूएशन कंफर्ट सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प में है, और वीडा वाले एंगल से हो सकता है आपको एक पॉजिटिव अपसाइड सरप्राइज भी मिले। ओके, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, दोनों ही स्टॉक्स अगर आप देखें डे हाइप की जोन में आके ट्रेड कर रहे थे। और कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो आज सुबह आई थिंक हमने बातचीत करते करते यूपीएल को थोड़ा सा छेड़ भी दिया था, इनफैक्ट छोड़ भी दिया था, बट इसने पुल बैक ले लिया। राजेश जी, आपसे मेरी बातचीत हुई थी और 570 550, आई मीन डिस्कशन हमारा चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन प्राइस वाइज इट्स अ ब्रेकआउट जिसको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, स्पेशली 20 डिमा के ऊपर। आपका व्यू इस वक्त यूपीएल पर? वीरेंद्र जी देखिए, सुबह यह घूम गया। आप इस तरह से इसे देख बराबर बात, मुझे लगता है कि बहुत सारे काउंटर्स लोअर लेवल से घूम गए, लेकिन यूपीएल कुछ ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो देखिए मुझे लगता है कि अगर हम रेंज की बात करें या लेवल्स की बात करें तो 555 ये इसका 10 डीएम है, मैं फ्यूचर की बात करूं। और एट द सेम टाइम अगर आप इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे लगता है ये 580 के आसपास है। सो एट लेवल ऑफ 575 हमारे पास सिर्फ 5 पॉइंट है गेन करने के लिए। तो जो रिवर्सल था ये अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है। तो एट दिस लेवल आई वुड लाइक टू स्किप इट एटलीस्ट फॉर नाउ। मुझे लगता है एक बार के लिए हल्का होगा, फिर सोचेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं आज जो होल्डिंग कंपनियों में ज़ोरदार तेज़ी है इसके बारे में। क्यों दौड़ रहे हैं शेयर्स, ये जानने के लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। एक सेबी का सर्कुलर आया था, बिल्कुल। उसके बाद से ये स्टॉक्स भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो सेबी होल्डिंग कंपनीज की समस्याओं से बचाने के लिए इन्वेस्टर्स को काफ़ी टाइम से डीलिस्टिंग का प्रस्ताव भी रख रही थी, और इंडस्ट्री से फीडबैक लेने के बाद ये निकल के आया कि अब कॉल ऑक्शन के जरिए विदाउट एनी प्राइस बैंड्स प्राइस डिस्कवरी अलाउ की जाएगी इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाली होल्डिंग कंपनी की। जो अगर आपकी जो बिजनेस है, जो लिस्टेड एंटिटी है, उसका कारोबार केवल इन्वेस्टमेंट्स है और जो अंडरलाइंग कंपनी का बेस है अगर वो इक्विटी शेयर्स का है, तो इस स्कीम के अंदर वो एलिजिबल हो जाएंगी। इसके अंदर क्या होगा, एक्सचेंजेस जो है एक विंडो खोलेंगे इन सारी एलिजिबल कंपनीज जो होल्डिंग कंपनीज हैं, और जो प्राइस डिस्कवरी है वो बिना कोई सर्किट फिल्टर लिमिट के
आपको डिस्कवरी के लिए अलाउ किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो होल्डिंग कंपनी है इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो एक ही दिन में डिस्कवर कर दी जाएगी या ओवर अ पीरियड आपको ये सुधरता हुआ नज़र पड़ेगा। अगर हम देखें तो औसत से 80 से 50% के डिस्काउंट पे आपको सारी की सारी होल्डिंग कंपनीज ट्रेड होते हुए दिखती हैं एक्सचेंजेस पे। और ऑब्वियसली बहुत सारे इन्वेस्टर फीडबैक के बाद सेबी ने ये नए सर्कुलर में अनाउंस किया है जो थोड़े दिनों पहले आया है। अच्छा, होल्डिंग कंपनीज कौन सी आपके स्क्रीन पे अगर आप देखें तो बीबीटीसी बॉम्बे बर्मा जो 80% डिस्काउंट पे ट्रेड होती है, इसके अंदर ब्रिटानिया के बहुत सारे शेयर्स हैं। तो ये एक कंपनी है फोकस में, बजाज होल्डिंग, गोदरेज इंडस्ट्रीज, तो ये निफ्टी 500 की टॉप गेनिंग कंपनीज है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं, जैसे कल्याणी इन्वेस्टमेंट 80% डिस्काउंट पे ट्रेड होती है, पिलानी 75%, जो बिरला ग्रुप की होल्डिंग कंपनी, ये 75% डिस्काउंट पे ट्रेड होती है, महाराष्ट्र स्कूटर्स और बजाज ऑटो का एक बहुत बड़ा स्टेक इनके पास है बजाज फाइनेंस के साथ, तो ये 66% डिस्काउंट पे ट्रेड होती है। तो एक बार अगर ये मैकेनिज्म काम करता है तो शायद आपको ये रेलेवेंट जो प्राइस डिस्कवरी है वो होती हुई दिखाई देगी स्टॉक एक्सचेंजेस पे, और शायद इसी वजह से एंटिसिपेशन में कि भाई कॉल ऑप्शन होगा और प्राइस शायद बढ़ेगा, आज इन सारे के सारे होल्डिंग कंपनीज में आपको बाइंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और काफ़ी समय से ये एक्सपेक्टेड था कि कुछ एक्शन आएगा। आई थिंक ये एक केके मिस्त्री की कमेटी भी थी, वो उनकी भी इन्होंने एक्चुअली अनुजी प्रपोजल दिया था इनको डीलिस्ट भी किया जाए, या अगर मतलब प्राइस डिस्कवरी नहीं होती तो इसको डीलिस्ट किया जाए, या इसको बायबैक करके जो है वो कंप्लीट कर दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज ने ऑब्जेक्शन लिया था, बहुत सारे इंडस्ट्री फीडबैक नहीं गए थे, तो बेस्ट सोल्यूशन ये था जो फेवर में था कंपनीज के और इन्वेस्टर्स के, इसको प्राइस डिस्कवरी मोड में लाया जाए, बिकॉज बहुत सारी होल्डिंग कंपनीज ऐसी जिसके अंदर वॉल्यूम्स ही नहीं होते। और जहां प्राइस, जैसे एक एशियन पेंट की होल्डिंग कंपनी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, एडी, कोई एलसिड इन्वेस्टमेंट, सो वो 100-150 रुपए का दाम है और फेयर वैल्यू 80,000 1 लाख रुपए है। तो अगर उसको सर्किट टू सर्किट भी चलाएं और वॉल्यूम करें तो नहीं बेच पाएगा ना कोई। तो मुझे लगता है वैसी सब चीज़ों में आपको एक ट्विस्ट मिलेगा, वहाँ एक फेयर प्राइस डिस्कवरी होती हुई आपको नजर पड़ेगी। और बहुत सारी, जैसी आपके स्क्रीन पे हैं, बहुत सारी कंपनी 70-80-100% तक डिस्काउंट पे है, तो कहीं ना कहीं ये दुरुस्ती जो है सेबी की तरफ से आती हुई नजर पड़ रही है। बिल्कुल, इसकी ज़रूरत भी थी। शरद जी, आपका क्या व्यू है इस पूरी स्पेस पर, और क्या, क्योंकि एक हमेशा एक बुल मार्केट, ये इसमें होल्डिंग कंपनी में हमेशा होता है कि कितना डिस्काउंट देंगे आप, 20% देंगे, 40 देंगे, 60 देंगे। अब ये नहीं होना चाहिए, तो अब अगर इस तरीके का कोई नॉर्म्स आते हैं तो कैसा रहेगा, और आपके रेडार पर है कोई प्योर इन्वेस्टमेंट या प्योर होल्डिंग कंपनी? देखिए, जनरली जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है वो तो 40 से 50% के आसपास का डिस्काउंट एक्सेप्टेड है, बट यूजुअली जो मैंने देखा है पिछले 15-20 सालों में, यूजुअली लास्ट लेग ऑफ रैली जो होती है बुल मार्केट की, वहां पे ये स्टॉक्स में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आने लगती है, क्योंकि बाकी कहीं भी वैल्यू खोजना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होने लगता है, जो ऑलरेडी मेरे हिसाब से अभी भी करंट सिनेरियो है। तो वो एक ट्रिगर पॉजिटिव है, लास्ट लेग में यूजुअली ये परफॉर्म करते हैं। जहाँ तक इस रेगुलेशन का सवाल है, मेरे हिसाब से बेटर है, जैसा अभी यतिन भी बोल रहे थे कि कुछ कंपनीज में जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है बहुत अंडर प्लेड है, और जहां भी आपको इन्वेस्टमेंट कंपनीज यूजुअली अगर आपको 50% से ज्यादा डिस्काउंट पे मिल रही हैं, 40-50% से ज्यादा पे, तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है। लेकिन वही है कि बहुत लॉन्ग टर्म हो सकता है, बाई एंड होल्ड स्ट्रेटजी आपको बैठना पड़ सकता है लेके। अब ये रेगुलेशन के बाद हो सकता है कि आपका वेटिंग टाइम थोड़ा सा कम हो जाए, तो जहां पे भी आपको स्टॉक्स लगभग 50% से ज्यादा के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, वहां पे आप ऑब्वियसली पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुली इवॉल्व होता है तो वो उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। जहां तक पिक्स की बात है, ऑफ एंड मुझे कोई टिपिकली कंपनी ऐसी याद तो नहीं आ रही, शायद यूनाइटेड फॉस्फोरस की एक होल्डिंग कंपनी है, वो एक बढ़िया बेट हो सकती है। लेकिन इन सभी स्टॉक्स में बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है। टाटा इन्वेस्टमेंट एक रिलेटिवली चर्चित होल्डिंग कंपनी है जिस पर हमने पहले भी चर्चा की हुई है। टेक्निकली कोई स्टॉक मानस आपके रेडार पर आए इन होल्डिंग कंपनियों की लिस्ट में से? बीएफ इन्वेस्टमेंट है, बजाज होल्डिंग्स, आई रिमेंबर आज बजाज होल्डिंग्स पर किसी ने खिलाड़ी नंबर 1 में भी एक ट्रेड दिया था तेजी का। देखिए, बजाज होल्डिंग डेफिनेटली नजर में है, क्योंकि ये इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है इस रेंज में। मेरे ख्याल से वो जो रेंज थी वो 85.50 से लेकर 85.75 थी। उस रेंज में काफी समय से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। फाइनली ये रेंज ब्रेक हुई है, वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक अब ये 9200 के लिए तैयार है। जो करेक्शन हमने इंटरडे सेशन में देखा है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 8400 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए।
फिलहाल बजाज होल्डिंग्स पर एक पर्सपेक्टिव। अच्छा यातिन हमारे साथ है, तो एक और स्टॉक की चर्चा होगी, टीबीओ टेक, एक रीसेंट लिस्टिंग, ये ब्रोकरेजेस के रेडार पर आया है। ठीक है, एक्चुअली दो स्टॉक्स हैं, टीबीओ टेक और क्रिस्टल इंटीग्रेटेड, और दोनों ही स्टॉक्स में 7-8% का मूव दिख रहा है हर्षदा। सबसे पहले टीबीओ टेक की बात करें, और गोल्डमैन सैक्स की यहाँ इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है, उनका लक्ष्य है 1970 रुपये। करंट मार्केट प्राइस जो येस्टरडे का था वहाँ से 25-30% की अपसाइड उनको दिखाई देती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिपोर्ट में लिखा गया वो ये लिखा गया है कि जो फ्री कैश फ्लो है कंपनी का रेशियो टू प्रॉफिट, ये 100% से ज़्यादा होगा, यानी जितना कंपनी प्रॉफिट करेगी उससे ज़्यादा फ्री कैश फ्लो आता हुआ नजर पड़ेगा। अगर हम बात करें टीबीओ टेक की, तो इन्होंने 70 एयरलाइंस और 10 लाख होटल्स को अपने B2B प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हुआ है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स बहुत ज़्यादा होंगी। बैलेंस शीट पे कैश है, तो एक्विजिशन के जरिए भी काफ़ी अच्छा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मिक्स आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। और इस रिपोर्ट के बाद 8% ऊपर, और गोल्डमैन सैक्स की ये तीसरी इनिशिएटिंग कवरेज है मुझे लगता है एक हफ्ते में, जहां आपको एक बड़ा प्राइस मूव देखने को मिल रहा है। दूसरी जो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है आज, वो है नुआमा की तरफ से, और क्रिस्टल इंटीग्रेटेड में इन्होंने इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाला है 1370 रुपये के टारगेट के साथ, यानी 80% की अपसाइड नुआमा को लगती है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड में हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिपोर्ट में ये है कि स्टॉक 11 के पी पे FY26 बेसिस पे आपको मिल रहा है, जो काफ़ी डीप डिस्काउंटिंग है पीयर्स के मुकाबले। कंपनी हाउसकीपिंग, सैनिटेशन, लैंडस्केपिंग, बहुत सारी सर्विसेज देती है, जिसके कारण ये इंटीग्रेटेड ओवरऑल प्लेयर है। और कंपनी ने जो सर्विस लोकेशंस हैं वो 1900 से बढ़ा के 2500 कर दिया इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी FY24 के एंड में। तो यहाँ से काफ़ी सारे ग्रोथ के लीवर्स दिखाई पड़ रहे हैं नुआमा को। और इस इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट के बाद नुआमा की, जहाँ उनको 80% स्टॉक में अपसाइड दिखाई पड़ती है, स्टॉक लगभग 7% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज 802 के आसपास, टीबीओ टेक में थोड़ा सा इंटरेस्ट, और क्लियरली ये ब्रोकरेजेस के रेडार पर आ रहे हैं। शरद जी, इन लिस्टिंग्स में कुछ पसंद है आपको? टीपीओ टेक एक बढ़िया नाम होना चाहिए, जितना हमने देखा था उसमें ग्रोथ वगैरह की अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। और तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आउटबाउंड ट्रैवल वगैरह की थीम के हिसाब से कनेक्ट करके, राइजिंग पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, और ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म टाइप का बिजनेस है, तो वो उनको फायदा रहना चाहिए। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड मुझे नहीं लगता, मुझे याद है, मैंने देखा नहीं है बहुत डिटेल में, बट टीबीओ टेक एक बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साबित होनी चाहिए। टेक पर आपकी नजरें होनी चाहिए, ये शरद जी भी कह रहे हैं। अच्छा, एक तो ट्रेड्स टेक्निकली भाप लेते हैं। शिल्पा जी, एस्ट्रल 2360 के लेवल्स पर, यहाँ पर वाई एडिशन भी डिसेंट है। 3.5% का इजाफा आज वायदे बाजार का ये ट्रेड जो बैठा है, क्या अभी भी एक फॉलो थ्रू का मौका है? क्योंकि कैश मार्केट में 4% के गेन्स एंड नियरली 3.5% के गेन्स एफएनओ में। जी हर्षदा जी, एक्चुअली ये 2300 के ऊपर ही आज एक ब्रेकआउट था, जहाँ पे हमने इसको रेकमेंड भी किया था, और ये ऑलमोस्ट इंटरडे के इसके टारगेट्स हो गए हैं। 2360 से लेकर 2380 के रेंज के लिए हमने इसको रेकमेंड किया हुआ है। लेकिन अभी भी अगर जिस तरह से ये होल्ड कर रहा है, कोई प्रॉफिट बुकिंग आया नहीं है, तो मुझे लगता है आप 2340 के से अभी भी आप इसमें एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये होल्ड करता है, छोटा सा रिस्क है यहाँ पे 20 रुपये का, तो यहाँ पे 2440 से लेकर 2460 के भी लेवल्स आ सकते हैं। बट थोड़ा यहाँ पे अभी रिस्की हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी रनअप आ गया है, बट स्टिल द मोमेंटम इज देयर। तो किसी को अगर लेना है तो ये छोटे से स्टॉप लॉस से करना चाहिए। ओके, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, और ये ट्रेड अभी भी लिया जा सकता है। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट एस्ट्रल पर, एक अच्छे मोमेंटम में दरअसल ये काउंटर फिर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए फोकस करते हैं कॉर्पोरेट स्कैन पर। जिंदल स्टेनलेस का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ये कंपनी खबरों में आई थी, और उसके बाद काफ़ी एक्शन देखने को मिला। 14% तक की दौड़ लगाई है इसने रीसेंट पास्ट में। कई बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने हाल ही में बैक किए हैं। मोजाम्बिक को एक्सपोर्ट किए गए 100 रेल वैगन्स के निर्माण के लिए कंपनी ने स्टेनलेस स्टील सप्लाई की थी। कंपनी इनफैक्ट बड़े पैमाने पर हाई क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील वंदे भारत ट्रेन्स के लिए भी सप्लाई कर रही है। अब मोजाम्बिक का ऑर्डर, ओवरऑल एक्सपोर्ट में कितनी अपॉर्चुनिटी बन रही है, सब पर बात करने के लिए कंपनी के सीईओ तरुण कुलबे हमारे साथ है। तरुण जी, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले ये मोजाम्बिक के ऑर्डर के ही डिटेल्स हमें दे सके, आपकी तरफ से कितना स्टील सप्लाई किया गया है, और कुल कंपनी के पास क्या कैपेसिटी है इस तरह के और ऑर्डर्स सर्विस करने के लिए? थैंक यू हर्षदा। तो मोजाम्बिक के ऑर्डर की अगर हम बात करें, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि जो मोजाम्बिक के ऑर्डर हैं, जो कि वैगन्स जो रिक्वायरमेंट है,
बेसिकली ये वैगन्स ओर और कोल को कैरी करने के लिए यूज होते हैं, और ये वैगन्स सिमिलर काइंड ऑफ वैगन्स इवन इंडिया में भी इनकी काफी रिक्वायरमेंट है। तो इंडिया में भी आप ये मान के चलिए कि हर साल करीब 10 से 11 हजार ऐसे ही वैगन्स हम स्टेनलेस स्टील में बनाते हैं। एंड स्टेनलेस स्टील से क्योंकि काफी एडवांटेज हैं इस तरीके के वैगन को बनाने में है, नॉट ओनली लाइफ टाइम कॉस्ट के ऊपर ये काफी सस्ते होते हैं, स्टेनलेस स्टील मेक्स देम लाइटर, मेक्स देम मोर एनर्जी एफिशिएंट, एंड बिकॉज ऑफ बीइंग लाइटर उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से मोजाम्बिक तो एक हमारे लिए एक्सपोर्ट में नया एक खुल रहा है, एक नए बिजनेस आयाम खुल रहे हैं, जिसमें कि हमको जिसमें हमने 100 वैगन्स के लिए मटेरियल सप्लाई किया। इसमें हर एक वैगन में करीब 4.5 से 5 टन के करीब स्टेनलेस स्टील लगता है। तो बट जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेनलेस स्टील के रिक्वायरमेंट इवन हिंदुस्तान में भी जो वैगन्स बनते हैं उनमें भी पूरा काफी यूज होता है, और जो कोचेस वगैरह हैं, चाहे वंदे भारत के हैं या बाकी के भी जो कोचेस हैं, वो आज 100% कोचेस स्टेनलेस स्टील में ही बनते हैं। और एडवांटेज जो मैंने आपको बताया उसी वजह से कि ये ज्यादा लाइटर किए जा सकते हैं, कोरोजन के इश्यूज नहीं होते, मेंटेनेंस काफी कम होती है, लाइफ काफी अच्छी मिलती है। तो तरुण जी एग्जैक्टली बताइए कि क्योंकि मैं अभी FY25 को लेकर और नंबर से भी बात करूंगा, लेकिन रेलवे से बोथ इन इंडियन मार्केट्स एज वेल एज ओवरसीज FY25 में कितना आप रेवेन्यू देख रहे हैं, प्लस मतलब कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देख रहे हैं आप इसमें, और मार्जिन कैसे रहते हैं इसमें? सो फार एज हमारे अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमने FY24 में वी हैड अ वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ अराउंड 23%, और FY25 में हम जो है करीब वॉल्यूम ग्रोथ टोटल 20% के करीब फर्दर देखते हैं, क्योंकि इट इज नॉट ओनली दिस सेगमेंट, ऑल द डोमेस्टिक मार्केट जो स्टेनलेस स्टील का है दैट इज डूइंग गुड, वेदर इट इज रेलवेज या वेदर इट इज ऑटोमोटिव, पाइप एंड ट्यूब, ABC सेगमेंट, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सभी कुछ बेहतर कर रही हैं। सो ऑन एन एवरेज 7 to 9% हम मार्केट ग्रोथ को देखते हैं, एंड कंपनी लेवल के ऊपर एज आई सेड तो हम 20% फर्दर वॉल्यूम ग्रोथ FY25 में देख रहे हैं। जी, और मैं पहले हम चर्चा को क्यों कर रहे हैं, और अब मेरा अगला प्रश्न केंद्रित कहाँ पर है, जरा मैं आपको एक स्टॉक वाला स्टॉक दिखाता हूँ। 808 पे आप इस मेटल साइकिल को देखें जो कि मिड 22 में शुरू हुई थी। दर्शकों को से गुजारिश है एक बार इस चार्ट को देखिए, 158 रुपये का ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल में ही 848 तो ये जो मेटल्स की साइकिल हम बात करते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा रन इस स्टॉक ने दिया है। सर ये बताइए कि मैं आपके वो जो लास्ट ईयर FY24 की जो कैपेक्स की अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट थी 3800 करोड़ रुपए, ये FY25 के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपने 4700 करोड़ रुपए रखा है। चरणबद्ध तरीके से मिड हाफ तक बाय मिड ऑफ दिस फिस्कल कितनी कैपेसिटी ऐड हो जाएगी, और फर्दर जो कैपेसिटी ऐड हो रही है उसका थोड़ा विवरण दीजिए सर। हाँ जी, तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट्स चूंकि बेटर कर रहे हैं, और हम इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमारे अपने ग्रोथ प्लान्स कंटिन्यूअसली हमने बनाए, और पहले हमने एक अपना 1 मिलियन की कैपेसिटी ऐड करी थी जो कि अभी रैंप अप फेज में है, और इस समय इस साल हमारा करीब 75% ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, 75% सेल्स ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, जो कि FY25 में 90% हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमको अपनी ग्रोथ मेंटेन करनी है, इसीलिए हमने कैपेक्स अपने अनाउंस किए। इसमें अगर आपने पहले पढ़ा हो, हमने इंडोनेशिया में पिछले साल सबसे पहले निकल बनाने के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट किया था। फिर अभी हाल ही में हमने इंडोनेशिया में ही वहां पे एक स्टील मेल्ट शॉप 1.2 मिलियन की लगाने का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया है। और डोमेस्टिक मार्केट में हम अपने उड़ीसा प्लांट में एक तरफ जो अपनी डाउनस्ट्रीम कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहे हैं, और साथ में हमने क्रोमेनी स्टील जो कि मुंद्रा में एग्जिस्ट करती है उसको खरीदा है, जिसके पास की 0.6 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है अगेन कोल्ड रोलिंग की। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हम
इस कैपेसिटी को मीट करने के लिए ही, जो हम डिमांड को मीट करने के लिए ही इन सारे इन्वेस्टमेंट्स को कर रहे हैं। और इस तरीके से अपस्ट्रीम में हमने इंडोनेशिया में फॉर द शॉर्ट टर्म इमीडिएट, क्योंकि इंडोनेशिया में क्या है कि वहां पे जो मॉडल्स हैं प्लग एंड प्ले काइंड के हैं, और 2 साल के अंदर हमारी फैसिलिटी प्रोडक्शन में आ जाएगी। तो वो हमारी मिड टर्म और शॉर्ट टर्म डिमांड को पूरा करने के लिए वो हमने डिसीजन लिया। लॉन्ग टर्म के लिए अभी हम हिंदुस्तान में आगे और अपने प्लान्स देख रहे हैं कि किस तरीके से हम फर्दर एक्सपांड करेंगे। इस समय अगर एक अंदाजा में दे सके कि डिमांड आउटलुक की स्थिति क्या है, ऑटो सेक्टर से तो अब तक अच्छे संकेत ही मिलते दिखाई दे रहे हैं और बाकी इंफ्रा कंपनियों से भी, और क्या फिर वो डिमांड अगर अच्छी दिख रही है वो EBITDA पर टन में भी ट्रांसलेट होगी? क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के बीच हमने देखा है कुछ नरमी देखने को मिली थी तरुण जी, तो क्या वो इम्प्रूव हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड? तो अर्शदा, इसीलिए आपका पॉइंट सही है, लेकिन डिमांड की जब तक हम बात करते हैं, मैंने अभी भी कहा कि डिमांड हम डोमेस्टिक मार्केट में कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग डिमांड देख रहे हैं। ऑन एन एवरेज 8 से 10% का हम मार्केट ग्रोथ देख रहे हैं टोटालिटी में। और जहां तक हमारी जो EBITDA पर टन की बात है, आप सही कह रही हैं, जो कि सॉफ्ट तो जरूर हुआ था, लेकिन हमने फिर भी इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए जो अपना EBITDA गाइडेंस FY25 के लिए दिया है वो 18 से 20 हजार रुपए पर टन के ऊपर दिया हुआ है, एंड वी आर स्टिकिंग टू दैट। तो जो थर्ड क्वार्टर में नियरली 14,500 रुपीस पर टन पर आया था, तो आप कह रहे हैं कि वो स्केल बैक करेगा। अच्छा, एक चीज कंसिडरिंग आपकी नियरली 15% वॉल्यूम्स एक्सपोर्ट से आती है और ज्यादातर एक्सपोर्ट्स 40% ऑफ एक्सपोर्ट्स यूरोप में है, जो EU ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में लागू किया है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस पर? और इस तरह का अगर वहां पर इनिशिएटिव लिया जा रहा है, कैसे मिटिगेट करेंगे उसे? तो देखिए, हमारा करीब 15% का एक्सपोर्ट है जैसा आपने नंबर दिया, और उसमें से करीब 40% जो है EU में है। तो ये जो वॉल्यूम है EU वाला, वो डेफिनेटली CBAM से इम्पैक्ट होता है। लेकिन CBAM का अभी तो जो इंटरिम पीरियड है जिसमें डेटा कंप्लायंस वगैरह करना है, जो कि हम कर रहे हैं, और 1 जनवरी 2026 से उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट वाला पार्ट शुरू होता है। लेकिन एज अ कंपनी मुझे लगता है कि वी शुड बी मोर कॉम्पिटिटिव इन कंपैरिजन टू अदर स्टेनलेस स्टील एक्सपोर्टर्स, क्योंकि एज अ कंपनी हम लोग ने काफी स्टेप्स ले रहे हैं अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए। काफी हमने इन्वेस्टमेंट अपने रिन्यूएबल एनर्जी में किए हैं, जिसमें कि सोलर एनर्जी भी है एंड विंड एनर्जी भी है, और उसके अलावा जो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एक पहले पायलट प्रोजेक्ट लगाया और अभी एक बड़ा प्लांट हम लगाने जा रहे हैं। तो एज अ कंपनी हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कंट्रोल और रिड्यूस करने के लिए कंटिन्यूअसली एफर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी कंपनी एक बेहतर कंडीशन में होनी चाहिए इन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को भी फेस करने के लिए। ओके अच्छा सर, मैं आपसे एक बात पूछूं, लास्ट लगभग 4-5 इंटरेक्शन मुझे आपसे करने का मौका मिला, या फिर जिंदल स्टेनलेस से। आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इंडोनेशिया में नहीं रहा है, स्पेशली कंसिडरिंग आई थिंक चाइनीज इंटरवेंशन। अभी आपका इंडोनेशियन ऑपरेशंस में, मतलब टोटल ऑपरेशंस में इंडोनेशिया कितना पार्टिसिपेट करता है, और क्या पहले से ज़्यादा थोड़ा सा एनवायरनमेंट ठीक हुआ है वहाँ पे? ओके तो जो हमारा जो आपका पॉइंट एकदम वैलिड है। हमारा पहले वहाँ पे एक कोल्ड रोलिंग का प्लांट था इंडोनेशिया में, जिसके ऊपर की हमको चैलेंजेस रहे। ऑफ कोर्स वहाँ पे क्योंकि डोमेस्टिक जो मार्केट में काफ़ी चाइनीज लोगों का डोमिनेंस रहा, और वहाँ पे गवर्नमेंट ने भी उस डंपिंग को रोकने के लिए कुछ ज़्यादा एक्शंस नहीं लिए। लेकिन अभी जो हमारी इंडोनेशिया में जो पार्टनरशिप है, वहाँ पे जो तिंगशान ग्रुप है उनके साथ में हमारी पार्टनरशिप है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर रनिंग ह्यूज इंडस्ट्रियल पार्क्स, और उसमें चूंकि रनिंग ऑपरेशन की जिम्मेदारी उनकी है। तो वी आर वेरी श्योर द वे द थिंग्स आर कमिंग अप। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हमारा जो NPI के ऊपर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, जो कि 2 साल के ऊपर इस Q4 ऑफ FY25 पे उसको कमीशन होना था, विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो Q2 FY25 में कमीशन हो जाए। तो द थिंग्स आर मच डिफरेंट नाउ व्हेन वी वर्क विद आवर पार्टनर। तो मुझे लगता है कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं और जिन एरियाज में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में
निकल और जो है ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ग्लोबल और रिजर्व्स वहीं पे हैं, और जो दुनिया का करीब 30% निकल वहीं बनता है। तो वो सब देखते हुए वहां पे ये हमारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, which also gives us raw material assurance in the longer run. तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं ये कंपनी को काफी हेल्प करेंगी इन द लॉन्ग रन। शुक्रिया बाकुल भाई जी हमारे लिए समय निकालने के लिए और ये सभी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो एक बेहतर आउटलुक स्पेशली एबिटा पर टन पर कंपनी ने दिया और आगे चलकर ऑफ कोर्स बिजनेस ग्रो होता हुआ जैसे जैसे मोजाम्बिक जैसे ऑर्डर्स वो और फर्निश करेंगे, भारत ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 2% ऊपर वो काउंटर इस समय ट्रेड करता हुआ। चलिए मार्केट्स पर वापस लौटते तो एक तो जुबिलेंट फूड जिसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है और दूसरा इन्फो एज। और इन्फो एज में आपको याद होगा पिछले हफ्ते से वो ट्रेड कैरी किया जा रहा है। राजेश जी आपको याद होगा इन्फो एज हम डिस्कस कर रहे थे थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन। जी। ये 6581 पर कुछ ट्रेड आगे बढ़ेगा? देखिए मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे पोजीशन है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन है, मुझे लगता है 6550 से लेकर 6600। लेकिन हर्षदा जी देखिए चार्ट बेहद स्ट्रांग है, कहीं पे भी मुझे नहीं लगती कि यहाँ कोई दिक्कत आएगी। इनफैक्ट अगर ऐसे मार्केट में ओपन इंटरेस्ट 8% जंप है, दैट सिंपली शोज की कॉन्फिडेंस ऑफ बुल्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पोजीशन बनानी है तो आपका एक स्टॉप लॉस होगा, तो डीप लगाना पड़ेगा। 6450 ये मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा और इसका जो टारगेट है मेरे हिसाब से ये कम से कम 6800 से लेकर 7000 की तरफ ये भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये काउंटर यहाँ पे जिस तरह से स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग साइड की ही रखनी पड़ेगी। ओके पोजीशन लॉन्ग साइड की ही रखनी होगी। चलिए अब एक काम करते हैं, अमित सेठ को भी जोड़ लेते हैं उनकी पिक के लिए। अमित जी गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड रहेगा आपका? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड नशिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी इस समय की मेरी टॉप पिक रहेगी ऑटो सेक्टर से। बजाज ऑटो में हमने एक काफी शार्प रनअप देखा था और पिछले 3-4 दिनों का जो पुल बैक आया है उसने 20 डमा पे रेस्ट किया और वहीं से हम एक बुलिश कैंडल देख रहे हैं। आरएसआई ने भी अपने एक्सट्रीम जोन में सपोर्ट लेके वापस टर्न अराउंड दिखाया मोमेंटम ने। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 9600 का, टारगेट रहेगा 9900 के। ओके बजाज ऑटो आपके स्क्रीन पे। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं 2-3 ऐसे स्टॉक्स जो कि आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं। एक तो रखिएगा आप इंडियन होटल्स को, आपकी स्क्रीन पे आएगा और गजब का मूव इस हफ्ते इसने मतलब लास्ट वीक अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको वायलेट करके अब 652 पर है। और इंडिगो भी रखिएगा। आई थिंक इंडिगो को आप वो एक एग्जिट आना था वो आया, उसके बाद काउंटर स्टेबल हो गया 4313 पे। अनुज अब सबसे जो ताज़ा तरीन अगर आप देखें यात्रा आप ही की है होटल्स भी और एविएशन भी है। मैं तो जब गया था तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लिस्टेड कंपनी के होटल में था मैं, और सबसे एज पे पहाड़ के उनका होटल था जो मेरे को पसंद आया। बट इस बार इंडिगो का स्पेशली जो ओवरसीज फ्लाइट थी उनकी वो कैसी रही, अनुभव कैसा था, और होटल्स भी? देखिए वीरू इंडिगो की चाहे फ्लाइट डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपका सेम ही रहता है, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। मतलब वो इंटरनेशनल फ़्लाइट में भी डोमेस्टिक का ही एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ क्लियर थी कि फ़्लाइट पूरी फुल थी और इनफैक्ट मैं जितनी भी फ़्लाइटें ली इस छुट्टी में सारी की सारी एकदम फुल्ली ऑक्यूपाइड थी। होटल्स जो गोवा तो मैं खैर ऑलमोस्ट हर साल जाता हूँ, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से मैंने जितना पे किया कंसिडरिंग इस बार मैं ऑफ सीज़न में गया हूँ, मतलब ऑफ सीज़न में ऑलमोस्ट वो रेट चल रहा है जो आप पहले पीक सीज़न में देते थे। ठीक है ना, अभी कुछ एक्चुअली अभी इंडिया में कुछ ऑफ सीज़न बचा नहीं है। तो कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से आप सीज़न बना ही देते हैं उसको भी। जैसे अब मानसून में भी गोवा एक सीज़न बन गया है, वहाँ पे मानसून पैकेजेस आने लग गए तो बिल्कुल। और इसमें इंडियन होटल्स देखिए ये कुछ कह रहा है आपको, स्टॉक जो पिछले 14 दिन का मूव है ना इसका वीरू, ये कुछ सीरियसली आपको कुछ कह रहा है कि क्या इस क्वार्टर की अर्निंग्स शायद कैसी हो सकती हैं। ये आई थिंक एक बहुत बड़ा एक अब ध्यान रखिएगा, अब इस क्वार्टर से इन सब कंपनियों में बेस इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा अब, क्योंकि पिछली बार ऑलमोस्ट यही क्वार्टर था जहाँ से वो नंबर्स एक्सप्लोड होने शुरू हुए थे। तो उसके बाद इस क्वार्टर पे अगर आपने हाई बेस पे वापस डिलीवरी कर दी तो आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगा इस स्टॉक, ऐसे स्टॉक को इग्नोर करना। और इंडिगो तो खैर एक हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक रहा ही है, तो उस पर भी कोई डाउट है नहीं। लेकिन एक ओवरऑल जो स्टोरी बन रही है कि टूरिज़्म
एंड ट्रैवल में ये अभी सिर्फ एक शुरुआत है। आई थिंक अभी तो इसमें बहुत आगे ग्रोथ बाकी है और हम क्लियरली उस तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से नए नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से नई नई फैसिलिटीज़ आ रही हैं, वो सब आ रही हैं। जैसे गोवा का नया एयरपोर्ट है, मोपा एयरपोर्ट, मेरे ख्याल से बहुत शानदार एयरपोर्ट है। मैं मतलब आई थिंक उसको कंपेयर करूँगा बैंगलोर के एयरपोर्ट के साथ। बहुत अच्छा एयरपोर्ट बनाया है वो। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं ओवरऑल टूरिज्म एंड ट्रैवल में। मेरे ख्याल से बहुत लेग्स है अभी भी यहाँ पर। ये स्टॉक्स बहुत महंगे हो गए हैं अब ऑब्वियसली, लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है इनमें अभी भी। आई थिंक यही वजह है कि एनएससी ने भी वो इंडेक्स लॉन्च किया ना, ट्रैवल एंड टूरिज्म वाला। हाँ भी चाहिए। और उसमें अब अनुज मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी, ऑफ कोर्स आपके होटल्स और आपकी एविएशन कंपनी आएंगी, लेकिन एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स वाले कई सारे QSR स्टॉक्स भी उसमें शामिल किए गए हैं। बिल्कुल। इन द अजम्पशन कि वहाँ पर भी कुछ टूरिज्म का कुछ फायदा मिलेगा। 100% हर्षिता। और एक और चीज़ मैं कहूँ, अभी हमें बहुत काम करना है। वैसे फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं, अगर हमको कुछ कंट्रीज जैसे स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ की कुछ कंट्रीज से अगर मैच करना है इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए, हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अभी हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है उस लेवल का टूरिज़्म इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए। डोमेस्टिक टूरिज़्म तो बहुत शानदार है, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट को इंडिया में लाके वो फीलिंग आने के लिए उसके लिए थोड़ा एफर्ट की ज़रूरत है अभी। अच्छा शरद जी, आपका टेक इंडियन होटल्स अब शायद 650 पे कुछ हद तक कईयों को थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगे या फिर काफ़ी स्ट्रेच लगे। होटल्स में आपकी बाइंग लिस्ट में कोई और मिड कैप में स्टॉक जो कि आपको इम्प्रेस कर रहा हो? देखिए, रीसेंट लिस्टिंग है पार्क होटल वाली, वहाँ ठीक ठाक करेक्शन आई है। जैसा आप भी बोल रहे हैं, होटल वगैरह तो 34-35 टाइम EBITDA पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं फॉरवर्ड पे। मुझे लगता है लगभग शायद पीक मल्टीपल्स हैं, जहां आपको पार्क होटल वगैरह शायद 14-15 टाइम के EBITDA पे मिल रहे हैं। सिमिलरली रॉयल ऑर्चिड में भी आपको एक ऑप्शन मिल सकती है। मुझे लगता है वहां भी ऐसे ही 14-15 के आसपास के EBITDA मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और रॉयल ऑर्चिड का एक्सपेंशन प्लान भी काफी डिसेंट है। जो प्रॉपर्टीज उन्होंने एक्वायर भी की हैं जेवी के हिसाब से, सिर्फ मैनेजमेंट के हिसाब से, वहां भी टर्न अराउंड काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको छोटे मझोले स्टॉक्स में बेट करना है जहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वैल्यूएशन वाइज, तो ऑफ हैंड 2 काउंटर्स याद आते हैं, रॉयल ऑर्चिड होटल्स और पार्क होटल्स जो एपीजे सुरेंद्र रिसेंट लिस्टिंग है वो दोनों। जुबिलेंट फूडवर्क का स्टॉक अब एकदम डे हाई पर आकर ट्रेड करता हुआ, शानदार मोमेंटम जुबिलेंट फूडवर्क्स में इस समय 570 क्रॉस करता हुआ। चलिए एक स्टोरी को रिविजिट करते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में शामिल PSU बैंक्स, NBFC और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक राहत की खबर। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नियमों को लेकर RBI को थोड़ा नरमी बरतने का सुझाव दिया है। याद रखिएगा, जब ये खबर आई थी तो स्टॉक्स काफ़ी गिरे थे। इस पर आलोक प्रियदर्शी मौजूद हैं डिटेल्स के साथ। आलोक जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, देखिए 3 मई को आरबीआई ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स का ड्राफ्ट जारी किया था। उसके बाद से किस तरह से मार्केट में हाई तौबा मची थी। खासतौर से जो PFC, RFC और इरेडा जैसे जो फाइनेंस करने वाली कंपनियां थी, उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी, क्योंकि उनका मानना था कि इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी तक जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के प्रोविजनिंग के नॉर्म्स थे वो सिर्फ 0.4% थे, लेकिन उसको बढ़ाकर सीधे आरबीआई ने अपने ड्राफ्ट गाइडलाइन में 5% कर दिया था। लिहाजा ये सारी परेशानियां चल रही थी। इसी बीच में जो सूत्रों से हवाले से खबर मिल रही है कि जो स्टेक होल्डर है DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्त मंत्रालय का विभाग, उसने अपना सुझाव आरबीआई को भेजा है और आरबीआई को बोला है कि इसमें जो नॉर्म्स हैं ये काफी सख्त हैं और इस पर नरमी बरतने का सुझाव दिया है। पहली जो बात कही है, उन्होंने कही है कि पब्लिक और प्राइवेट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट की बैकिंग होती है। लिहाजा अगर कॉस्ट ओवररन होता है वहां पर गवर्नमेंट उसको पेमेंट कर सकती है। लिहाजा यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम प्राइवेट में आती है, वहां पर कॉस्ट ओवररन होने के बाद प्रोजेक्ट फंस जाते हैं। लिहाजा प्राइवेट और पब्लिक दोनों के नियम जो हैं वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो प्रोविजनिंग नॉर्म है अभी 0.4% था पहले, अब 5% आपने कह दिया है, ये बहुत ज्यादा है। इसको शुरुआती दौर में 1 से 2% रखना चाहिए। ये जरूरी है कि यहां पर सख्ती होनी चाहिए, लेकिन 1 से 2% ठीक रहेगा। तीसरा जो है वो है जो मोरेटोरियम देने का जो नियम था, जिसमें आरबीआई ने कहा था कि 6 मंथ का मोरेटोरियम यूनिफॉर्म तरीके से दिया जाएगा। यहां पर भी वित्त मंत्रालय की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जो प्रोजेक्ट के टाइप या उनकी किस तरह का नेचर है
उसको ध्यान में रखते हुए ये मोरेटोरियम देने का और टाइम भी तय किया जाना चाहिए। तो ये सब जो आरबीआई के ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं जो काफी सख्त थे, उसको लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से नरमी बरतने का सुझाव दिया गया और ये भी कहा गया है कि अगर सख्त नियम लागू किए जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है काफी बढ़ जाएगा और उसमें जो खासतौर से जो एनबीएफसीज, बैंक्स और जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए काफी मुश्किल आ जाएगी। राइट, आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर रिविजिट करने के लिए। और आज जब खबर चली थी उसके बाद हमने एक अच्छा खासा मूव देखा था स्टॉक्स में, खास तौर से आरईसी के स्टॉक में। एक बार आरईसी का स्टॉक ये पीएफसी आ गया और एक बार आरईसी भी देख लेते हैं। दोनों स्टॉक्स में अच्छे मोमेंटम आपको देखने को मिले थे। चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिल्पा जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद राजेश सतपुते के पास चला जाएगा एफएन सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार आज मानस संभालेंगे और शरद अवस्थी से लेंगे मिड कैप फंडा। शिल्पा जी आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। यहाँ पे अनुजी सस्ता ऑप्शन मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा में रहेगा। एमएनएम में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, काउंटर 2900 के अराउंड है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि इवेंचुअली जुलाई सीरीज़ में ये आपको 3000 तक वापस मूव करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 2920 का कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज़ का हम लोग लेंगे जो रफली 94-95 में अभी ट्रेड कर रहा है। यस, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप 75 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 120 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 140 तक के भी लेवल्स आएंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एमएनएम पर एक पर्सपेक्टिव 2920 का कॉल लेने की सलाह। एफएनओ सुपरस्टार राजेश जी बताइए। अर्षिता जी देखिए मैं आज थोड़ा शॉर्ट के मूड में हूँ, तो यहाँ पे देखिए सेल करूंगा इंडसइंड बैंक को। सुबह में ये एक सेल ही था, उसके बाद एक पॉज मिला, थोड़ा पुल बैक मिला, तो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे फॉर द स्विंग ट्रेडर्स। तो यहाँ पे सेल करेंगे इंडसइंड बैंक। 1493 चल रहा है, तो स्ट्रक्चर 1500 के नीचे वीक हो जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1515 का। और मेरे हिसाब से जिस तरह से इसका पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इसका टारगेट होना चाहिए 1460 इनिशियली, जो कि इसका 200 डीएमआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर इसे वक्त दे तो चांसेस है कि 1430 1435 तक जाए। तो थोड़ा वीकनेस जो है आप कह सकते हैं कि इंडसइंड बैंक में रहेगा। यस, इंडसइंड बैंक आपका सेल कैंडिडेट है। चलिए अब चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए और मानस की ट्रेड पिक करेंगे। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर खरीदारी करनी है। 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले हैं, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 3030 आपके स्टॉप लॉस रहेंगे, ये कैश लेवल्स हैं, और 3250 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में। 3100 वाला कॉल ऑप्शन जुलाई मंथ का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 165 रुपए पे वो ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 124 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए 245 रुपए के टारगेट के लिए। डिस्क्लोजर ये है कि ये ऑप्शन हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। ओके, चलिए तो ये डिस्क्लेमर भी हो गया मानस की तरफ से। अब शरद जी के पास चला जाए मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी बताइए क्या पिक किया? जी, हमारा आज का मिड कैप फंडा है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। रीसेंट लिस्टिंग है, 3500 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। कंपनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन्स बनाती है, वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग की कैपेबिलिटी के साथ। टोटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से डेवलप प्रोडक्ट्स हैं। डीप टेक की क्वालिटी में आप इस कंपनी को सेगमेंट में आप इस कंपनी को क्वांटिफाई कर सकते हैं। लगभग 93% बिजनेस डिफेंस से आता है, जहाँ पे वो मैपिंग, सिक्योरिटी, सर्विलेंस इस टाइप के कामों में काम आते हैं। कंपनी ने रिसेंटली पोस्ट इशू अपनी कैपेसिटीज को एनहांस भी किया है और यूएस में भी अपनी प्रेजेंस को एनहांस किया है, जिसका असर आपको नंबर्स में आने वाले समय में दिखना चाहिए। जो कंपनी की टोटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और जिस टाइप की ब्लू फायर लेवल और ब्लू फायर टच, दो उनकी टेक्नोलॉजीज हैं मेन सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं। कंपनी मार्केट लीडर है इंडिया में और ग्लोबली भी 5th रैंक करती है। लगभग 50% मार्केट शेयर है उनका इंडिया में। हमें लगता है कि ये एक काफी डिसेंट और हाई ग्रोथ सेगमेंट रहना चाहिए। ड्रोन्स इंडिया में लगभग 4 से लगभग 23 के आसपास, 23 बिलियन के आसपास हो जाएंगे अगले 4 से 5 साल में। तो मार्केट में ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए, 4-5 टाइम्स यहाँ से, जिसका फायदा ऑब्वियसली मार्केट लीडर होने की वजह से इस कंपनी को भी मिलना चाहिए। और यूजेज हमारे हिसाब से लगातार बढ़ता रह रहा है, चाहे सिविल में हो चाहे डिफेंस में हो। काफी लॉजिस्टिक्स कंपनीज को भी रिसेंटली काफी अप्रूवल्स मिले हैं ड्रोन्स वगैरह यूज करने के, टेस्ट फ्लाइट्स वगैरह यूज की गई हैं।
तो मुझे लगता है ये काफी हाई ग्रोथ एरिया रहना चाहिए इस कंपनी के लिए, और यूएस वाली जो एक्सपोजर है वो भी एडेड एडवांटेज होगी इनके लिए। तो हमारा ये मानना है कि इसको एक मल्टीबैगर आइडिया की तरह लेके चलना चाहिए, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। अगर कंजर्वेटिवली एक टारगेट असाइन ही करना हो तो मेरे हिसाब से पहले 1500 रुपए के आसपास के फर्स्ट टारगेट्स लेके, बट मेरे हिसाब से ये एक मल्टीबैगर आइडिया की तरह आपको ट्रीट करना चाहिए। अगले 4 से 5 साल काफी रोबस्ट रहने चाहिए स्पेस के लिए। ओके तो आइडिया फोर्ज में एक अपॉर्चुनिटी 4.5 से 5% के गेंस। उधर फटाफट से वो सारे ट्रेड्स में आपके लिए रिकैप कर रही हूँ। शुरुआत हमने ऑफ कोर्स सस्ता ऑप्शन शिल्पा राव के साथ की। एमएनएम पर एक कॉल 2920 खरीदने की, 120 और 140 का टारगेट यहाँ पर रहेगा। इसके बाद राजेश जी ने दिया है इंडसइंड बैंक शॉर्ट साइड का ट्रेड, लेकिन 1460 और 1430 तक फिसलने की संभावना है। इधर मानस जायसवाल को पसंद है गोदरेज प्रॉपर्टीज 3250 का टारगेट, और साथ ही अभी आइडिया फोर्ज पर एक पर्सपेक्टिव आता हुआ जहां पर एक मौका तेजी का भी बन रहा है। तो ये है आपके लिए 4 का चौका। चलिए बात करते हैं टेलीकॉम कंपनियों की। वैसे भी आपको याद होगा पिछले हफ्ते भारती में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ था। भारती और साथ ही साथ वोडाफोन भी फोकस में थे। भारती में आज करीब 0.5% के गेन्स है। दरअसल कल शुरू होंगे स्पेक्ट्रम ऑक्शंस एक बार फिर, इसीलिए कंपनियां फिर से रेडार पर है। सरकार इस नीलामी में करीब 96,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम ऑफर कर रही है। ज़्यादा डिटेल्स ऑफ कोर्स असीम के पास है। असीम बताइए कौन कौन सी कंपनियां अग्रेसिवली बिड कर सकती हैं स्पेक्ट्रम ऑक्शन में? देखिए 2 साल बाद सरकार एक बार फिर स्पेक्ट्रम ऑक्शन की शुरुआत करने जा रही है। सरकार इस नीलामी में 8 स्पेक्ट्रम बैंड की ऑक्शन कर रही है। रिजर्व प्राइस पर जो स्पेक्ट्रम है उसकी कीमत 96,318 करोड़ रुपए के आसपास है। तो कल मंगलवार से इसकी ऑक्शन की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो जाएगी। अगर पार्टिसिपेशन की बात करूँ तो 3 कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए आवेदन किया है। इसमें सबसे पहले रिलायंस जो है, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया है। तीनों कंपनियों ने 4,350 करोड़ रुपए की ईएमडी यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यहाँ पर किया है। सबसे ज़्यादा ईएमडी रिलायंस जियो ने 3,000 करोड़ रुपए की जमा की है, जबकि दूसरे नंबर पर भारती एयरटेल का नाम है जिसने 1,050 करोड़ रुपए की ईएमडी जमा की है, और तीसरे नंबर पर वोडाफोन आइडिया का नाम आता है जिसने कि 300 करोड़ की ईएमडी जमा की है। अगर पिछले साल से इसका कंपैरिजन करूं, 2 साल पहले से इसका कंपैरिजन करूं, तो 2 साल पहले सरकार को नीलामी से करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए की आई हुई थी। कंपनियों ने बढ़ चढ़ करके 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई थी। इस बार हमको ऐसा खास बड़ी उम्मीद हमको नजर नहीं आ रही कि टेलीकॉम कंपनियां बढ़ चढ़ करके अपनी बोली लगाएंगी। जहां जहां कंपनियों के लाइसेंस खत्म हो रहे हैं वहां कंपनियां अपना आवेदन कर सकती है, वहीं स्पेक्ट्रम खरीद सकती है। तो कुल मिलाकर के जो एनालिस्ट बता रहे हैं, जो अनुमान लग रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनियां 15,000 करोड़ रुपए तक का स्पेक्ट्रम खरीद सकते हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम होगा। लेकिन फिर भी टेलीकॉम कंपनियों के जहां जहां पॉकेट्स में स्पेक्ट्रम की कमी है वहां कंपनी अपना स्पेक्ट्रम खरीद सकेंगी। असीम बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी की पूरी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। शरद जी, भारती जैसे स्टॉक में अब क्या किया जाए जो एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रहा है पिछले 3 साल में? देखिए अब इन वैल्यूएशन पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा अपसाइड में एबनॉर्मल गेन्स की गुंजाइश तो कम बचती है। रादर मुझे लगता है कि प्योर टेलीकॉम प्ले से शायद जैसा 5G के एडवेंट के बाद आपका IoT वगैरह का यूजेज या इंडस्ट्रियल यूजेज वगैरह बढ़ेगा, तो प्रेफरेबली शायद टावर कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़िया रहे कंपेयर टू प्योर टेलीकॉम कंपनीज, या जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है टेलीकॉम के लिए। तो उसमें तेजस नेटवर्क एक नाम हो सकता है, जैसे जैसे उनको BSNL का ऑर्डर मिलता है, जो का मतलब मिला हुआ तो है, जैसे जैसे उसकी एग्जीक्यूशन होती है तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। प्लस आप टावर कंपनीज देख सकते हैं, इंडस टावर जैसी स्टोरीज। वोडाफोन वाली प्रॉब्लम चूंकि एड्रेस्ड है तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे भी थोड़ी और इम्प्रूवमेंट आ सकती है, बट काफी बड़ा रनअप वहाँ ऑब्वियसली आ गया ऑलरेडी। तो मुझे लगता है ज्यादा फोकस आपको एंसिलरी बिजनेसेस पे करना चाहिए अब टेलीकॉम में, जो इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और मुझे लगता है वहाँ प्रोबेबली वैल्यूएशन कंफर्ट ज्यादा होगा और ग्रोथ भी ठीक ठाक आएगी। भारती बहुत सस्ता नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है, बट मेरे हिसाब से फेयर वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब एक ट्रिगर आपको ये मिल सकता है कि जब रेट्स वगैरह बढ़ाते हैं वो, तो उसका एक ट्रिगर उनको मिल सकता है। सेम रिलायंस में भी एक रब ऑफ इफेक्ट आपको मिल सकता है, बट उसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ यहाँ से मुझे नहीं दिख रही है। और ज्यादातर जो भी ग्रोथ आ रही है वो वैल्यूएशन में जस्टिफाइड है। FTTH एक स्पेस हो सकती है जो बहुत बड़ी मेरे हिसाब से सरप्राइज एलिमेंट हो सकती है ज्यादातर टेलीकॉम स्टॉक्स के लिए, चाहे जियो के लिए चाहे भारती के लिए।
तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकती है, क्योंकि वहाँ आरपूस वगैरह भी कंपैरेटिवली बेटर आएंगे और मेरे हिसाब से अभी भी पेनिट्रेशन लेवल्स काफी नासेंट है। तो वो एक स्टोरी है जो लॉन्ग टर्म में प्ले कर सकती है, बट अगले साल 2 साल में मुझे लगता है शायद ज्यादातर पॉजिटिव फैक्टर्ड इन है प्योर टेलीकॉम कंपनीज के लिए। तो ज़्यादातर पॉजिटिव फैक्टर है, लेकिन देखते हैं स्पेक्ट्रम नीलामी से क्या निकल कर आता है। अच्छा, बाय द वे, अभी अभी जो शिल्पा जी ने M&M का ट्रेड दिया, मोमेंटम है इसमें 2902 के आसपास से फिलहाल कैश मार्केट में ट्रेड कर रहा है, 2-2.5% की तेज़ी, और यहाँ पर रुझान कुछ और बढ़त का दिख रहा है। एक बार फटाफट से NBFCs पर मैं राय आपकी लेना चाहती हूँ। नीलेश, आपका श्रीराम फाइनेंस, आई बेग योर पार्डन अमित, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व जैसे काउंटर्स पिछले हफ्ते तक थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहे थे, कुछ प्रॉमिसिंग भी लग रहे थे। आज बजाज फाइनेंस तो लड़खड़ाया है, लेकिन फिनसर्व में, फाइनेंस में अभी भी तेजी बनती दिखाई दे रही, श्रीराम फाइनेंस में स्पेशली। ट्रेड रखा हुआ है क्या पिछले हफ्ते वाला? जी मैम, अगर देखा जाए तो बजाज फिनसर्व यू आर करेक्ट कि थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें, श्रीराम फाइनेंस का स्ट्रक्चर काफी बेटर है। 2882 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट एक फ्लैग का यहाँ पे फर्दर ब्रेकआउट है। किसी की अगर पोजीशन है तो उसे मेंटेन करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 2825 एंड टारगेट्स ऑफ 2950 एंड 3000। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे और बात करेंगे हर्षा उपाध्याय से, CIO ऑफ कोटक म्यूचुअल फंड इक्विटीज। रहे हैं और कुछ कंसोलिडेशन भी हुआ है, लेकिन अब बाजार की नज़र है बजट पर। ऐसे में म्यूचुअल फंड्स के किन सेक्टर्स पर नज़र है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोटक महिंद्रा AMC के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़ गए हैं। हर्षा, गुड आफ्टरनून। बताइए इस समय क्या मार्केट एक्सपेक्ट करे कि एक प्री बजट रैली, एक प्री बजट पुश की एक्सपेक्टेशन कितनी रीजनेबल होगी? गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली अगर आप मार्केट को देखेंगे तो अंडरटोन तो अभी भी बुलिश है। जो मनी फ्लो है वो भी स्ट्रांग है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा भी आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी करीब करीब 3-4 हफ्ते से बाइंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो मूड है अभी भी क्वाइट पॉजिटिव बोला जा सकता है। जैसे आपने बताया, एक बड़ा सा इवेंट है जो बजट है, तो उसके चलते हुए हो सकता है कि वोलेटिलिटी भी थोड़ा बढ़े, लेकिन जरूर अंडरटोन अभी भी बुलिश है बोल सकते हैं। अंडरटोन बुलिश है, तो आप इस समय कहाँ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं हर्षा? आपके हिसाब से इस समय कहाँ पर बेहतरीन कमाई के मौके हैं? अनुज, देखिए पूरा मार्केट का अगर आप वैल्यूएशन देखते हैं वो तो महंगे ही है, तो उस हिसाब से ऐसा कोई बहुत ज्यादा सेक्टर्स नहीं है जहाँ पे वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा कंफर्ट हो। सिर्फ यही देखना है कि रिलेटिव बेसिस पे जहाँ पे थोड़ा बहुत कंफर्ट है वैल्यूएशंस पे और जहाँ पे अर्निंग्स का स्टेबिलिटी है, वही सारे सेक्टर्स में थोड़ा बहुत ध्यान रखें। तो अगर आप सेक्टोरली बात करते हैं तो शायद लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स एक ही ऐसे सब सेगमेंट है जहाँ पे वैल्यूएशन का अच्छा खासा सपोर्ट है, तो वहां पे हमारा थोड़ा बहुत खरीदारी हुआ है पिछले कुछ हफ्तों से। तो हमें लगता है कि ये पोर्टफोलियो के लिए एक थोड़ा सा डिफेंसिव टिल्ट भी मिलेगा, और जैसे कि ये सेक्टर पिछले 1.5-2 साल से आउट परफॉर्म नहीं किया है, तो उस हिसाब से वहाँ पे अगर मार्केट में कोई डाउनसाइड वोलेटिलिटी आता है तो शायद कम रिस्क रहेगा। तो इसी हिसाब से हमने थोड़ा सा डिफेंसिव टिल्ट बैंकिंग सेक्टर में पोजीशंस लेके बनाए। अच्छा हर्षा जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। अगले महीने जब अर्निंग सीजन स्टार्ट होगा, सबसे पहले श्री गणेश IT करता है, स्पेशली एसेंचर के नंबर्स के बाद, उनकी कमेंट्री के बाद आप लोग का टेक इस वक्त IT पे क्या बन रहा है? IT बहुत चला नहीं, लेकिन एटलीस्ट पिछले 3-4 महीने में एक बेस बनाने की कोशिश की है इसने, इस ट्रजेक्टरी में 35,000 के इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। मिड कैप IT, लार्ज कैप IT में आप लोग सेलेक्टिवली कुछ बायर हैं क्या इस वक्त? जी देखिए, इस सेगमेंट में कोई अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर तो नजर नहीं आ रहा है आज के दिन में भी। एक बड़ा सा सिग्निफिकेंट जो चेंज हुआ है पिछले 2 साल में, पहले कोविड के तुरंत बाद ऐसा हुआ था कि बाकी जो मार्केट सेगमेंट्स थे वहां पे अर्निंग्स का एक तरफ से क्वेश्चन मार्क था, और IT सेगमेंट का जो अर्निंग्स था वो उनके हिस्टोरिकल लेवल्स और मार्केट का जो एवरेज अर्निंग्स होता, दोनों से बढ़िया ग्रोथ दिखाई दिया। तो उसके चलते हुए काफी सारा आउट परफॉर्मेंस हमको दिखाई दिया था।
लेकिन अगर आज की बात करें तो यहाँ पे जो आईटी सेक्टर का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट से अर्निंग्स का वो हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट से भी कम रहेगा और जरूर मार्केट एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ से भी कम रहेगा। तो ये दोनों चीज देखते हुए लगता नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आईटी सेक्टर का आ सकता है। जरूर एक डिफेंसिव सेगमेंट है, यहाँ पे लिवरेज का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है और वो जब भी मार्केट में वोलेटाइल इवेंट्स होते हैं तो ये एक तरफ से डिफेंसिव टिल्ट पोर्टफोलियो में लाता है। जरूर उस हिसाब से थोड़ा बहुत पोजीशनिंग बना सकते हैं, लेकिन आज के दिन में भी हमारा व्यू ये नहीं है कि यहाँ पे एक ओवरवेट स्टांस लेना चाहिए और आउट परफॉर्मेंस का एक माहौल बनेगा, ऐसा नहीं लग रहा है। हर्षा, गुड आफ्टरनून। कैपिटल गुड्स पर आप लोग बुलिश रहे हैं और ख़ास तौर से ये एस्ट्रल, कमिंस, पॉलीकैप जैसी कंपनियां जो इंजीनियरिंग सेगमेंट में भी काम आ जाती है, उन पर क्या इस समय डबल डाउन किया जा सकता है? क्या वहाँ पर ज़्यादा कन्विंसिंग है आउटलुक? हर्षदा, देखिए यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ तो एक तरफ से काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के वजह से स्ट्रेंथ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये स्टॉक्स महंगे नहीं है। अगर कुछ स्टॉक्स को देखेंगे तो पिछले 6 महीने 1 साल में तो बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आया। तो वैल्यूएशंस इतने महंगे होने के बाद यहाँ पे यूनिफॉर्मली सेक्टर में कोई परफॉर्मेंस आने का गुंजाइश नहीं है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक तरफ से बॉटम अप एवैल्यूएशंस करने पड़ेंगे और जरूर वैल्यूएशंस को भी नजर रखने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यू हो लेकिन वैल्यूएशन में कोई री रेटिंग ना हो। तो उस हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज रहेगा इस सेक्टर के लिए। जहां जहां पे भी अर्निंग्स पे कॉन्फिडेंस है वहां पे पोजीशंस बनाना फिर भी एक तरफ से ठीक रहेगा, लेकिन अगर कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट आएगा अर्निंग्स में तो शायद ही ये स्टॉक्स अपने लेवल्स को होल्ड कर पाएंगे। ओके, एक सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे वो था टूरिज्म एंड ट्रैवल। एविएशन स्टॉक्स हों चाहे होटल स्टॉक्स हों, इनमें हमने अच्छे खासे मूव्स देखे हैं। यहाँ पर आपके कोई बेट्स हैं क्या? यहाँ पे कुछ बेट्स है हमारे पोर्टफोलियो में, लेकिन इतने बड़े सेक्टर्स नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पोजीशंस हो। लेकिन जरूर कुछ खास जो होटल स्टॉक्स हैं या एविएशन स्टॉक्स हैं वहाँ पे हमारे कुछ पोजीशंस हैं और हमें लगता है कि जैसे आपने भी बताया ये एक तरफ से लॉन्ग टर्म ग्रोथ मैप जो है इस सेगमेंट का वो ठीक ठाक चल रहा है और उसके चलते हुए हमें लगता है कि शायद यहाँ से री रेटिंग ना हो, लेकिन जरूर अर्निंग्स ग्रोथ जब तक स्ट्रांग रहेगा यहाँ पे एक तरफ से परफॉर्मेंस आना चाहिए। अच्छा हर्षा जी, जिन कमोडिटीज़ का, इनफैक्ट कमोडिटीज़ का क्योंकि ग्लोबल मार्केट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैरिटी होती है, मैं मेटल्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी भी, तो उन पर प्रश्न नहीं करूँगा फिलहाल, लेकिन उसमें से केमिकल्स स्पेशली जहाँ पे थोड़ा कंफर्ट या फिर आई थिंक जो एनालिस्ट लॉबी ये कह रही है कि जो डंपिंग थी चाइना की वो थोड़ी सी पहले से कम है कंसिडरिंग देयर ओन लोकल डिमांड। आप लोगों का केमिकल पे व्यू, कोई काउंटर कॉल केमिकल में इस वक्त? हमारे कुछ पोर्टफोलियोज में केमिकल्स में डेफिनेटली एक्सपोजर है, तो हमें भी लगता है कि एक तरफ से जो डी स्टॉकिंग चला था पूरे सेगमेंट में वो एक तरफ से स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है और प्राइजेस में भी वो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। प्राइजेस काफी सारे स्टेबल हो चुके हैं, तो हमें लगता है कि धीरे धीरे यहाँ से ग्रेजुअली सेक्टर का जो फंडामेंटल्स है वो इम्प्रूव होने चाहिए। अगर आप कंपनीज की गाइडेंस भी देखेंगे तो सबका यही मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में एक तरफ से अपटर्न दिखना चाहिए। तो उसी उम्मीद में हमारे कुछ पोर्टफोलियोज में भी ओवरवेट स्टांस रखे हुए। हर्षा जी, पोस्ट पॉलिसी हमने देखा है, पोस्ट आरबीआई पॉलिसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एक बहुत तगड़ा मोमेंटम बनता दिखाई दिया। अब एक तो यूजुअल सस्पेक्ट होता था एचडीएफसी, जो अब एचडीएफसी बैंक के रूप में आपको मिलता है, लेकिन बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में कितना एक्सपोजर नया बनाया जा सकता है इस माहौल में? देखिए, इसमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का कोई तरफ से इम्पैक्ट नहीं है, नहीं है, लेकिन उस दिन के बाद से मोमेंटम आया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसका कॉज इफेक्ट शायद ही आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी था। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ से डिफेंसिव पोजीशनिंग मार्केट में थोड़ा बहुत लोग बना रहे हैं और उस हिसाब से बैंकिंग में स्पेशली हमने देखा हुआ है कि लोगों का एक तरफ से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा हुआ है।
उसी को देखते हुए हमें लगता है कि अगर आप इस सेगमेंट को देखना है तो जरूर एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देखना बेटर रहेगा। हाउसिंग एक एक क्लियर वर्टिकल हो गया पूरे फाइनेंशियल्स में, तो हमें अभी भी लगता है कि जो डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं जैसे कि बैंक्स हैं जिसमें हाउसिंग फाइनेंस भी आता है, तो वो शायद बेटर रहेगा एक तरफ से पोर्टफोलियो के लिए आज के दिन में। अच्छा हर्षा जी, क्योंकि एक स्पेस जिसने इस पूरे अर्निंग सीजन में या फिर बीते 2 क्वार्टर में अच्छा पैसा बना के दिया है वो है वाइट गुड सेगमेंट। लुक एट हेवल्स, वोल्टास, ब्लू स्टार एंड स्पेशली वो कंपनियां जो पीएलआई की तरफ के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग को टारगेट करती हैं, लाइक डिक्सन स्टार परफॉर्मर रहे। क्या यहाँ पे मतलब अब प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, स्पेशली जिन कंपनियों की क्वार्टरली सेल्स पे काफ़ी डिपेंडेंसी होती है और सीजन टू सीजन लाइक हेवल्स एंड वोल्टास, यहाँ पे आपका टेक क्या है? हमारा अभी भी यहाँ पे एक तरफ से पॉजिटिव ओपिनियन है, तो हमें लगता है कि करीब करीब 4 से 6 क्वार्टर्स तक कंजम्पशन का जो डिमांड था व्हाइट गुड स्पेस में वो इतना कुछ खास नहीं था। पिछले तिमाही से लेके अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें लगता है कि कुछ व्हाइट गुड्स के सेगमेंट्स में जैसे कि एसी हो गया या कुछ और सेगमेंट्स हो गए, वहाँ पे अच्छा खासा एक तरफ से डिमांड चल रहा है और हमें लगता है कि ये कंटिन्यू भी होना चाहिए। और मार्जिन्स पे एक तरफ से एक पॉजिटिव भी है कि कमोडिटी प्राइसेस इतना कुछ खास बढ़े नहीं है, तो मार्जिन्स भी ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से इम्प्रूव ही होना चाहिए। तो ओवरऑल जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन सेगमेंट है व्हाइट गुड्स का, वहाँ पे हमारा ओपिनियन अभी भी पॉजिटिव है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, क्या आप प्योर प्ले एफएमसीजी और दूसरी कंज्यूमर कंपनियों की तरफ भी एक्सटेंड करेंगे? बिल्कुल, कुछ पोर्टफोलियो में एफएमसीजी के भी स्टॉक्स हैं, लेकिन जरूर एक नज़र मॉनसून पे भी अपने को रखने पड़ेंगे, क्योंकि मॉनसून जो आज तक का जो मूवमेंट है उसमें कुछ खास पॉजिटिव्स नजर नहीं आ रहे हैं। तो डेफिसिट अभी भी करीब करीब नॉर्मल से 17-18% का डेफिसिट चल रहा है। ऑल्दो बोल सकते हैं कि ये बहुत अर्ली सीजन है तो कुछ भी पॉजिटिव में चेंज हो सकता है, लेकिन जब तक वो नहीं होगा एक तरफ से बहुत बड़ा ओवरवेट पोजीशन लेना रिस्की रहेगा। अगर अगले 3-4 हफ्ते में मॉनसून रिकवरी अच्छा खासा हो जाता है तो उसके बाद लगता है कि रूरल कंजम्पशन पे और बड़ा सा पॉजिटिव स्टांस ले सकते हैं। ओके अच्छा, मैं पॉसिबली सर आपसे अब आखिरी प्रश्न पूछूंगा यहाँ पर। मतलब हर चीज़ से बात हो गई, एक दो स्किप्स ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मूव दिया। आई मीन NBFCs में वो थी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज। अब देखिए ना मुथूट मन्नापुरम, अभी क्या एक सब्सटेंशियल मूव के बाद स्पेशली आई मीन जो लास्ट 3 महीने इनके नाम रहे, NBFC में ये क्लास प्लस HFC जिसके बारे में हर्षदा ने अभी प्रश्न किया वो बहुत अच्छे चले। HFCs के बाद ये गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे आपका टेक क्या है? देखिए, गोल्ड फाइनेंस कंपनी में एक तरफ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव जो मूव आया है गोल्ड प्राइसेस में, उससे कोलैटरल का वैल्यू बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे कोई एसेट क्वालिटी पे इश्यू आना कोई नेगेटिव नहीं दिखाई देता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे कंपटीशन भी कम हुआ है, कुछ कंपनियों पे RBI एक्शन की वजह से कंपटीशन भी कम हुआ। तो ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है जहाँ पे बिजनेस पे कोई रुकावट नहीं है, उनके लिए एक अच्छा माहौल है। तो उसी हिसाब से कुछ बॉटम अप स्टॉक्स गोल्ड फाइनेंस में अच्छे कर सकते हैं, ये हमारा व्यू है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, कल की तैयारी करते हैं। सबसे पहले यतिन के पास चला जाए डीलिंग रूम फीडबैक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज 2 स्टॉक्स हैं जो फोकस में है। सबसे पहले UPL, और ये जो स्टॉक है वो काफ़ी शानदार तरीके से आज मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको डेज हाई पे। डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ BTHT का ट्रेड लिया जा सकता है 580 से लेकर 585 तक के टारगेट्स के लिए। और यहाँ डीलर्स का मानना है ये डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स बायर्स हैं और FIDs पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट आज 18% नीचे है और यहाँ क्लियरली आपको शॉर्ट कवरिंग का डेटा दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक अभी लगभग 1% के आसपास तेज दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, ये भी स्टॉक एक FI फेवरेट साबित हो रहा है। डीलर्स के हिसाब से पोजिशनली यहाँ
2950 से लेकर 3000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और यहाँ भी डीलर जो है पोजिशनली खरीदारी करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं आज। ओके, तो श्रीराम फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला स्टॉक रहा है। श्रीराम फाइनेंस जिस दिन से इसमें ब्लॉक डील हुई है वहाँ से एक वन वे मूव, और यूपीएल वहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी। बीटीएसटी एसटी कॉल्स लेना शुरू करते हैं। फिर गाबा सर क्या कैरी करेंगे? लॉन्ग होना चाहिए बैंकिंग क्षेत्र से। स्टॉक का नाम है एयू बैंक, ट्रेड कर रहा है 679 पर। एयू बैंक स्टॉप होना चाहिए 670 का, 9 रुपए का। टारगेट 700 के करीब नजर आते हैं। यस, एयू बैंक 700 के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, ग्रासिम लेके जाएंगे। ग्रासिम के पैटर्न को देख के लग रहा है कि कल हमें शायद यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो ग्रासिम में खरीदारी करेंगे। 2489 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 2580 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, ग्रासिम 2521 पे स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। शिल्पा जी, आपके कैरी करेंगी? वीरेंद्र जी, आई स्टिक विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा। मैंने मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कल तक मुझे लगता है आपको एक इजीली 30-40 पॉइंट्स का तो मूव मिलना ही चाहिए। ओके, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ही कैरी करेंगी शिल्पा जी। और एक्चुअली 2900 रुपये पर तब वो कॉल गई थी, वो 2916 स्टॉक का रेट। तो शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय। अमित जी, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? जी अनुज जी, मैं ट्रेंड कैरी करूंगा। ट्रेंड का काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने अपने ट्रेंड एमए पे सपोर्ट लेके काफी एक अच्छी कैंडल आज बनाई है। 5380 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 5500 के और स्टॉप लॉस रहेगा 5300 का। ओके, आज सुबह ये स्टॉक हमने डिस्कस किया था। 5325 की बात हुई थी मानस के साथ कि वो लक्ष्मण रेखा थी, वो निकलेगा तो फिर उसमें लॉन्ग हो जाइएगा। और देखिए क्या सही मूव रहा है। और अब अमित को लगता है कि इसको कैरी भी किया जा सकता है इस समय। मोमेंटम बहुत शानदार है इस समय ट्रेंड में क्लियरली। राजेश जी, आपका ट्रेड? मुझे देखिए, मैं जुबिलेंट फूड लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कि एक्सेलेंट बीटीएसटी कैंडिडेट होगा। ओपन इंटरेस्ट 11% डाउन है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है और इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 585 टू 590। सो एट अ लेवल ऑफ 568 इट्स अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 560, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ओके, जुबिलेंट फूड्स 570 पे। इंडियन होटल्स, जुबिलेंट फूड्स, इंडिगो। बाजार का मूड थोड़ा और भी किस प्रकार का है वो आपको समझ में आएगा, लेकिन इंडिसेस स्क्रीन पे लिखे आइए। इट्स 23539 और निफ्टी बैंक करीब करीब 51704। अनुज, ट्यूसडे के लिए अप्रोच क्या रहेगी एंड लेवल्स टू वॉच? देखिए वीरू, अप्रोच सिंपल है मेरी। लॉन्ग्स कैरी करिए आप। और अब मैं एक और चीज़ कहूँगा, अब आपको ना ज़्यादा हेज करने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मार्केट के पास अब कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्यूज है जिससे बड़ा गैप डाउन हो जाए। आज मार्केट के पास एक नेगेटिव क्यू था, उसके बाद भी आपने देखा गैप डाउन टिका ही नहीं, 15 मिनट रहा सिर्फ। तो ये एक अपने आप में कंफर्ट है। ये मार्केट अब तैयार है वीरू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए, और मे बी इवन एक्सपायरी तक ही 23,700 23,800 ये मूव्स पॉसिबल है मार्केट में जिस तरीके से ये चल रहा है निफ्टी। तो लॉन्ग्स कैरी करें। अच्छा, मिड कैप में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि आप मिड कैप कैरी कर लें, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस है। अभी जैसे ट्रेंड की बात हुई थी फॉर एग्जांपल, स्क्रीन पर वो तेज़ी हुई सुबह और अब वो कैरी करने की भी बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी में बस एक चीज़ है कि आज बैंकेक्स की एक्सपायरी थी, कल फिन निफ्टी है, परसों बैंक निफ्टी है, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। लेकिन निफ्टी आज रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। थोड़ा सा निफ्टी में एक और चीज़ है, आज निफ्टी आईटी प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है शायद नैस्डैक की स्ट्रेंथ को। आप एक बार निफ्टी आईटी का चार्ट देखिए, वो एक और चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से निफ्टी जो है वो रिलेटिवली बेटर प्लेस है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। लेकिन ओवरऑल कैरी तो लॉन्ग ही करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। चलिए, लॉन्ग्स कैरी करिए निफ्टी बैंक पे। और निफ्टी आईटी अगर आप देखें आज लो से, हालांकि सुबह सुबह काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी थी, बट यस रिकवरी ठीक ठाक है। और सुबह एग्जैक्टली इसने लो क्रिएट किया था करीब 35,024 का प्रैक्टिकल ट्रेडेबल लो जो था। अब आते हैं मार्केट ब्रेथ पे, और ब्रेथ किस प्रकार की है इन डेरिवेटिव्स। जरा एक बार लॉन्ग शॉर्ट, आई थिंक लॉन्ग्स का हालांकि अभाव है, बट आई थिंक याद रखिएगा अब आप एक्सपायरी वीक में है, तो इस फिगर को देखने का जो मापदंड है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। और आपकी स्क्रीन पे 17 लॉन्ग्स, 81 में शॉर्ट कवरिंग। ये भी फिगर डिजिट्स जो हैं वो फेवर में है हमारे। शॉर्ट 19 और लॉन्ग अनवाइंडिंग। दरअसल क्या है कि करंट मंथ फ्यूचर्स में अगर आप प्रॉफिट बुक करके नेक्स्ट मंथ पे जा रहे हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। दैट्स वाई आई थिंक ये जो फिगर है वो थोड़ा सा आपको अलग पर्सपेक्टिव से देखनी पड़ेगी। इन्फो एच 3.5% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस, चोला
मणप्पुरम फाइनेंस और डाबर, ये कुछ काउंटर जिन्होंने आज एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके क्लोज होते हुए, और एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हुआ यहाँ पे। उसके बाद एस्ट्रल में एक शॉर्ट कवरिंग मूव था। जुबिलेंट फूड्स में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा खासा मूव था, और कमेंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और HL, ये कुछ काउंटर्स जहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग थी। अगले स्लाइड में आएगा शॉर्ट बिल्डअप, सेल, इंडसइंड बैंक, नाल्को, एल्केम और ZL, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप था। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो है लॉन्ग अनवाइंडिंग की। लॉन्ग अनवाइंडिंग कौन कौन? सन टीवी, RBL बैंक, सिप्ला और पिरामिड एंटरप्राइजेस। एक दो स्टॉक्स पे और यहाँ पे बात कर लेते हैं जो एक अच्छा मूव अपने साथ कल के लिए कैरी कर रहे हैं। PSUs बास्केट में आप देखें तो इस एक बार आप पावर ग्रिड लेके आइएगा, प्लेसमेंट देखिए, और 333 पर ऑलमोस्ट 5 जून के बाद किया ये हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। मानस, ये ऑलमोस्ट 4 जून वाली कैंडल के हाई को टेस्ट करता हुआ जब मार्केट कोलैप्स हुआ था। आपका व्यू पावर ग्रिड पे? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल स्टॉक को शॉर्टलिस्ट किया हुआ था मैंने। पैटर्न पॉजिटिव लग रहा है और आई थिंक अभी 345 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 10 डे मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो BTST की तरह भी आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। 327 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 345 रुपए की टारगेट सेट करिए। ओके, अच्छा मानस, एक बार हालांकि ट्रेंड पर BTST कॉल ऑलरेडी हम ले चुके हैं, लेकिन सिंस सुबह हमने इसकी बात की थी और वो जो लेवल आपने मेंशन करा था, एक बार ट्रेंड का चार्ट लेकर आइए इंटरडे का। 5325 की बात हुई थी कि अगर ये क्रॉस होगा तो फिर एक अच्छा मूव आएगा यहाँ पर। क्या कंफर्मेशन मिला आपको भी? 5400 पर बंद हो रहा है स्टॉक। बिल्कुल, देखिए कंफर्मेशन मिल गया और पैटर्न तो पॉजिटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर करीब करीब 100-125 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक अगर मॉर्निंग में खरीदारी नहीं की तो अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेज रहेंगे 4340 के, लेकिन टारगेट आप 5550 तक के सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये ट्रेंड एक स्टनिंग ट्रेड और 5550 की तैयारी अब जैसे मानस कह रहे हैं कर रहा है। अमित को भी पसंद है ये काउंटर। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स बैन का हिस्सा बनेंगे। याद रखिएगा, अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बैन वाले शेयरों की संख्या भी बढ़ती दिखाई दे रही है। सेल, GMR एयरपोर्ट, PNB, LIC हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया सीमेंट और IRCTC, ये वो नए शेयर हैं जो दरअसल अब बैन में शिरकत कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए जगह थोड़ी सी हैल, बलरामपुर चीनी और हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयर बनाएंगे, जहां पर पोजीशंस में कुछ कुछ कूल ऑफ देखने को मिला ज़रूर है। तो ये स्टॉक्स भी आप अपने रेडार पर रखिएगा जो बैन का हिस्सा बन सकते हैं। उसमें ऑफकोर्स सेल और GMR एयरपोर्ट जैसे नाम शामिल है। अच्छा, एक तो और ट्रेड्स जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, हम ऑफकोर्स सुबह से ये एस्ट्रल, कमेंस एक्सेट्रा की बात कर ही रहे हैं। जाते जाते पॉलीकैब पर एक पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। शिल्पा जी बताइए, ये करंट जो क्लोज आ रही है 72-71 के आसपास आ रही है वायदे में। आज डे हाई 72.93 का था कैश वाले ट्रेड के लिहाज से अगर आप देखें तो। आज का क्लोज आप कैसे रेट करेंगे, कंसिडरिंग हम वैसे भी लास्ट 10 मिनट्स ऑफ ट्रेड में अब उतर ही गए हैं और कल के लिए पोजीशन कैरी करनी है? जी बिल्कुल करना चाहिए हर्षदा जी। ये मूव टिल 7300 से लेके 7500 तक का ही है, जहाँ पे पॉलीकैब ये आपको एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको, अगर किसी ने ऑलरेडी लिया हुआ है तो 7200 पे आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे ले आइए, और अगर किसी को फ्रेश लेना है तो आप अभी भी ले सकते हैं, और थोड़ा डिक्लाइन मिले ऑल्सो विद स्टॉप लॉस ऑफ 7200 इसमें लेना चाहिए। मुझे लगता है 1-2 दिन में ये आपको 7500 भी टच करते हुए दिखेगा। 7500 तक की तैयारी पॉलीकैब दिखा रहा है, तो आप कैरी कर सकते हैं वो ट्रेड। चोला इन्वेस्टमेंट, मानस, हम पहले एक नज़रिया ले रहे थे बजाज फाइनेंस, श्रीराम पर, लेकिन चोला पर अब आपका व्यू क्या रहेगा? ये इनफैक्ट डे हाई पर है स्टॉक। देखिए व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि पिछले हफ्ते हमने कोई एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा, लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और स्ट्रक्चर देखिए पहले से पॉजिटिव है। हाई टॉप्स हायर बॉटम का ट्रेंड है। आई थिंक करंट लेवल्स पे एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर आइडिया रहेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1410 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन आप टारगेट सेट कर सकते हैं 1480 से लेकर 1490 की रेंज में। चोला आपकी स्क्रीन पे करेक्ट 1433 पे ट्रेड करता हुआ। एक दो स्टॉक्स में और मार्क करता हूँ जो कि अच्छी स्ट्रेंथ अपने साथ कैरी कर रहे हैं अगले कुछ सेशंस के लिए। एक बार आप लिखाइए BEL को डिफेंस स्पेस में सुबह भी काफ़ी मोमेंटम था, क्लोज इसका अच्छा आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट में भी अगर आप देखें करंट और नेक्स्ट मंथ सीरीज में अच्छा है। वोल्टास का जिक्र मैं शुरू में ही कर रहा था, अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। ग्रेसिम का जिक्र पूरे पैनल ने कर चुका है। प्रकाश सर, सुबह हम बात कर रहे थे HDFC AMC पे, हालांकि वो शायद हमारी जो सोच थी वो उतनी सही नहीं निकली और इस स्टॉक ने आई थिंक
उस डिस्ट्रीब्यूशन फेज के ऑलमोस्ट हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके अपनी क्लोज दी है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो जोन है, आई मीन 3980 और 4050 कट गया, तो क्या ये नेक्स्ट सीरीज में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपीयर होगा? देखिए, ये मेरा सेकंड स्टॉक था जब मैंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दिया। ये बढ़िया स्टॉक है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये 4200 जाएगा। अब क्रॉस करे ना करे, लेकिन 4200 जाएगा। जो स्ट्रक्चर है और जो स्ट्रेंथ नजर आई है एचडीएफसी एएमसी में, मुझे लगता है 4200 जाएगा। स्टॉप होगा 3972 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 3900 का। तो मूव जो बनेगा 2-3-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन 4200 पॉसिबल है एचडीएफसी एएमसी में। बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ है। मीनवाइल एक बार चार्ट लेकर आइए एक्साइड इंडस्ट्रीज का। आखिरी के 5 मिनट का चार्ट देखिए इसका। एक्साइड इंडस्ट्रीज शानदार मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर इस समय। अमित सेठ, आपकी नज़र गई क्या इस पर, और कोई व्यूज स्टॉक पर? जी डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूअसली अपने ट्रेंड एमआ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और आज भी हमने देखा जो थोड़ा सा भी डिप आया है, दैट हैज बीन बॉट। किसी की पोजीशन है तो बने रहे। स्टॉप लॉस रहेगा 570 का और टारगेट्स रहेंगे 585 से 590। ओके, तो एक्साइड में जाते जाते एक अच्छा ट्रेड अब तेजी का साफ बनता दिखाई दे रहा है। कुछ स्टॉक्स जो बिल्कुल रास नहीं आए हैं बाजार को, उसमें आरबीएल, आपका इंडसइंड बैंक। इंडसइंड पर तो वैसे भी एक शॉर्ट कॉल आया था, लेकिन राजेश जी आपको याद होगा कल पिछले हफ्ते हम आरबीएल बंधन की खूब चर्चा कर भी रहे थे, क्योंकि वहां पर मोमेंटम बन रहा था। आज थोड़ी सी पोजीशंस फिजल आउट हुई है और शायद डर है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो कमेंट्री की है कि कुछ एमएफआई सेगमेंट्स में प्रेशर आ सकता है, उसका ओवरहैंग है या नहीं। लेकिन चार्ट्स पर अब आरबीएल आज की 2.5% की करेक्शन की और गिरावट दिखा सकती है। अक्षता जी, मुझे याद है लास्ट वीक हमारी बात हुई थी फ्राइडे के सत्र में, और तब मैंने बंधन बैंक की बात की थी। मैंने कहा था ये 200 के ऊपर अच्छा लग रहा है। 210 का एक टारगेट है जो इसका 200 टीएम है। तो देखिए, बंधन बैंक अभी भी मेरे पॉजिटिव लिस्ट में है। एयू स्मॉल फाइनेंस अच्छा है। और जो आपने जो जिक्र किया आरबीएल बैंक का, तो देखिए मुझे लगता है आरबीएल बैंक का स्ट्रक्चर भी अच्छा है। हालांकि इसमें थोड़ा लो वॉल्यूम पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये अपने क्लस्टर को अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब तक आरबीएल बैंक 250 के ऊपर फ्यूचर में मेंटेन है, तब तक दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इट नीड्स इज अ ब्रेकआउट। अगर ये 270 के ऊपर चला जाए, फिर इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट का ठप्पा लगेगा, और इन दैट केस इसके टारगेट रहेंगे 290 से लेके 300। सो 270 के ऊपर आप कह सकते हैं कि इसमें एक्सट्रीम बाय सिग्नल जनरेट होंगे, लेकिन अभी भी एट दिस लेवल 250 के ऊपर ये बाय साइड का ट्रेड बना देगा। अच्छा, इस बीच एचडीएफसी बैंक जो है वो निफ्टी बैंक को रिक्वायर्ड पुश और देता हुआ अपने आप को और स्ट्रेच करने के लिए, जब मैं स्ट्रेच शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट मीन्स 51,700। और 51,700 की इंपॉर्टेंस क्या है, हम वो लास्ट थर्सडे से आपको याद होगा डिस्कस कर रहे हैं, इवन वेडनेसडे से 1673 पे। दैट मीन्स ये एचडीएफसी बैंक का पोस्ट 3rd वीक ऑफ जैन अब तक का हाईएस्ट क्लोज होगा। मतलब 19 जून को भी हमारा क्लोज जो था वो अप्रॉक्सीमेटली आया था 1656 पे। कोई आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं शिल्पा जी कि शायद क्लोजर टू एक्सपायरी ये एक बार के लिए 1700 के कॉल राइटर्स को भी ट्रैप करने की कोशिश करें? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यस, लेकिन 1680 के ऊपर जाएगा तो और थोड़ा सा इसमें आपको वो जो हम बात कर रहे हैं कि 1700 के कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे, वो 1680 के ऊपर और ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही 2 दिन का ही हमारे पास यहाँ पे अभी टाइम है, तो मे बी टुमारो इसमें ज़्यादा आपको कन्विक्शन लिखेगा, बिकॉज 1680 एक रेजिस्टेंस भी बनेगा जितना चार्ट को हमने समझा है, या फिर ऑप्शन चेन अगर आप समझेंगे तो 1680 के जोन्स पे आपको एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली मिलेगा। इसके ऊपर जाते ही डेफिनेटली वो ट्रैप होंगे और वहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पे क्लोज बेहद शानदार है, और आई थिंक जो लोअर शेडोज थी कल और परसों की, यानी गुरुवार और शुक्रवार की, उनको ओवरटेक किया। फिर आई थिंक शुक्रवार की बॉडी को ओवरटेक किया। बहुत अच्छा अगर आप देखें क्लोज, टेक्निकली अगर आप देखें इट्स क्लोज अच्छा, और वो एक बड़े वाइल्ड मूव के बाद जो कंसोलिडेशन का जोन था उसको पार किया इसने। और यूबीएल को लेके आइए जरा। यूबीएल की बहुत सारी कॉल्स जो हैं वो इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 2083, अच्छा मूव यूबीएल में डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और आज का लो बहुत क्रिटिकल था, मीनिंगफुल था, एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसने इस एवरेज को 4 जून के बाद पहली बार टेस्ट किया था। राजेश जी, आपका व्यू संक्षेप में रखिएगा यूबीएल के लिए। वीरेंद्र जी, देखिए शॉर्ट कवरिंग है, ओपन इंटरेस्ट 20% डाउन है, तो ये शॉर्ट कवरिंग चलेगी मेरे हिसाब से। कल के हिसाब से अगर आप देखें तो 2150 से लेके 2160,
तो इससे बाय साइड का ट्रेड रहेगा, 2060 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके तो यूबीएल, इनफैक्ट यूएसएल पर मानस का एक ट्रेड आया था कार्यक्रम की शुरुआत में, अब यूबीएल में भी कुछ कुछ मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा, जाते जाते बाय द वे एचयूएल में नेशनल लेवल से थोड़ी सी पुलबैक आ रहा है, हल्की पॉजिटिव टेरिटरी में ये जाकर क्लोज होगा। ट्रेंड पर हम बात कर चुके हैं कंजम्पशन थीम में। टाटा कंज्यूमर में भी एक हम देख रहे हैं डिसेंट मूव है, करीब 1.5% तक का। गाबा जी, ये एचयूएल या टाटा कंज्यूमर, क्या ट्रेड आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे लेने के लिए? क्योंकि एचयूएल में बस अब मूव आ रहा है आखिरी 10 मिनटों में, और टाटा कंज्यूमर एस्टैब्लिश्ड मूव है सुबह से। टाटा कंज्यूमर में एक एग्रेसिव बाय है, 1080 का 85 का स्टॉप लगा कर चले तो शायद 1140 पॉसिबल है। रही बात एचयूएल की, यहाँ पर इतना मूव इतना अच्छा नहीं है जितना कि टाटा कंज्यूमर है। दोनों में से अगर चॉइस मिले तो टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर ज़्यादा बेहतर ट्रेड इस समय आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। अच्छा, बाय द वे एमएनएम का ट्रेड 2920 पर क्लोज होगा, एग्जैक्टली वो लेवल जिस पर शिल्पा जी ने वो कॉल सजेस्ट की थी। आईसीआईसीआई बैंक में 1171 के लेवल्स पर क्लोज आता हुआ दिखाई देगा। आपका ओएनजीसी में भी थोड़ा सा मोमेंटम है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक पर शिल्पा जी ये क्लोज आपको पसंद आ रहा है 1171 पर? कल के लिए क्या आउटलुक है? जी बिल्कुल, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक आई गेस पिछले वीक से मैं रेकमेंड कर रही हूँ 1180 से 1200 के लेवल्स के लिए। ये अभी भी इंटैक्ट है। 1140 अगर आप देखेंगे, जो इसका स्टॉप लॉस हमने डिस्कस किया था, वो वहाँ पे वही एकदम आई मीन वो डे लो वहीं पे अटक जाता है। तो डैट कंटिन्यूज टू बी अ गुड सपोर्ट। 1180 1200 के लिए आप डेफिनेटली इसमें रह सकते हैं। ओके, आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पे 1171 पे। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लोज अच्छा है, और निफ्टी बैंक का क्लोज एग्जैक्टली बेस वन जो था आज का, करीब करीब 51-200 जोन से क्या बेहतरीन पुल बैक दिया। एंड थैंक्स टू आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक इनिशियली उस टर्बुलेंस के फेज में इसने संभाला, और उसके बाद थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक जिसने इसको और स्ट्रेच करके ऑलमोस्ट क्लोजिंग के वक्त जो सबसे आई थिंक स्ट्रॉन्ग सप्लाई क्लस्टर है निफ्टी बैंक के लिए एज ऑफ नाउ पिछले 4 दिन में, उसके पास लाके खड़ा कर दिया। खैर, अब चलते हैं हर्षिता के पास इस क्लोजिंग को वॉल पे देखने के लिए। हर्षिता, ओवर टू यू। इनफैक्ट अच्छा, आखिरी 2 मिनट बचे हैं। अनुज के पास चलते हैं। अनुज के पास चलेंगे। बताइए अनुज। अरे छुट्टी से आ चुकी, छुट्टी से। बिल्कुल, चलिए वीरू वॉल पे चलते हैं। वैसे क्लोज अच्छी है मार्केट के लिए, और जहां स्टार्ट किया था हमने उसका मुकाबले बहुत ही शानदार। सपोर्ट 1 से सपोर्ट लेकर रेजिस्टेंस 1 में मार्केट बंद हुई 23,546। आई थिंक बैंक निफ्टी ने भी आखिरी में अच्छा जोर लगाया, खासतौर से एचडीएफसी बैंक ने 51,716। आईटी देखिए वैसे भले ही रेड दिख रहा हो, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, इनफैक्ट पहली रिकवरी आईटी ने लीड की थी। मिड कैप इंडेक्स ठीक ठाक तेजी में, स्मॉल कैप हालांकि आज रेड में था, और इसके लिए एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट इवन स्टीवन ही था। 1262 बढ़ने वाले, 1178 गिरने वाले शेयर्स। इसके अलावा आप देखिए जरा सेक्टोरल ब्रेड्थ, और वहाँ पर देखते हैं किस तरीके के मूव्स बने। जब हमने सुबह शुरुआत की थी पूरी की पूरी स्क्रीन रेड थी, उसके बाद एक एक करके सब सेक्टर्स ग्रीन में आने शुरू हुए। फाइनेंशियल्स ग्रीन में, निफ्टी बैंक हल्का सा ग्रीन में, मेटल्स हालांकि रेड में रहा। रियल्टी जो सुबह काफ़ी नीचे था, पूरे लॉसेस रिकवर करे। एफएमसीजी में भी अच्छी खासी रिकवरी आई। पीएसयू बैंक सुबह 1.5% नीचे था, अभी भी 0.5% नीचे रहा। आईटी हल्का सा नीचे, ऑयल एंड गैस 0.5% नीचे, लेकिन कैपिटल गुड्स में शानदार तेज़ी थी। आज का सेक्टर ऑफ द डे कैपिटल गुड्स ही था। ऑटोज़ में 0.9% की तेज़ी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। एफएमसीजी एक और इंडेक्स था जिसमें आज अच्छी खासी तेज़ी थी, 0.8% के करीब। चलिए निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से स्टॉक्स थे जहाँ पर अच्छे खासे मूव्स थे। सबसे ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.3%, पावर ग्रिड 2.5%, श्रीराम फाइनेंस 2%, ग्रासिम, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, बजाज ऑटो। आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत सपोर्ट दिया मार्केट को। उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक 1673 पर अब अच्छे शानदार मूव्स के साथ। टाइटन, मारुति, कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर अच्छे मूव्स आए, लेकिन जो स्टॉक्स नीचे थे उनमें इंडसइंड बैंक, सिप्ला 2.5% नीचे, अदानी पोर्ट्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, टाटा स्टील, कोल इंडिया, रिलायंस ने थोड़ा ड्रैग किया आज मार्केट को। इनफैक्ट रिलायंस ने काफ़ी ड्रैग किया मार्केट को, ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से आज शायद थोड़ा हायर लेवल पर गैप लगा। बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, एक्सिस बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर इस समय आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए एक अच्छा दिन 23,545।